निक ने अपनी छड़ी के पीछे की कहानी सुनकर हैरानी से छड़ी बनाने वाले का हाथ पकड़ लिया क्योंकि यह बहुत ही अजीब और काल्पनिक थी। मुझे बाद में सिस्टम से छड़ी को चेक करके इसके बारे में और जानने की कोशिश करनी होगी। उसने चिंता से फैसला किया। आज तुम्हारी छड़ी से तुम्हें मैच करने के इस खास मौके के लिए मैं तुमसे कोई चार्ज भी नहीं लूंगा दोस्तों, ओलिवेंडर ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। हैरी और निक दुकान से बिल्कुल अलग अलग विचारों के साथ निकले जो अभी अभी हुआ था। हैरी निक के लिए उत्साहित और खुश था, जबकि निक खुद चिंतित था कि यह बात उसे पीछे से नुकसान पहुंचा सकती है। किताबों में यूनिक का मतलब बहुत पावरफुल होता था और जो अकेली यूनिक छड़ी दिखाई गई थी वह हेल्डवैन थी जिसे माना जाता है कि मौत ने खुद बनाया था। मेरी छड़ी दुनिया के दो सबसे पावरफुल पक्षियों और एक रहस्यमयी बैकग्राउंड वाले जंगल के हाइब्रिडाइजेशन से बनी है। मैं तो फंस गया हूं ना, निक ने निराशा में सोचा। सच कहूं तो निक को उम्मीद थी कि हॉगवर्ट्स में रहते हुए वह बैकग्राउंड में घुल मिल जाएगा, लेकिन अगर उसकी छड़ी उतनी ही पावरफुल थी जितना उसे डर था तो यह नामुमकिन हो सकता है और इसमें एक, दो नहीं बल्कि 3 मास्टर लेजिलिमेंट्स की मौजूदगी भी शामिल नहीं थी। यानी स्नैप, डम्बलडोर और सिर के पीछे रहने वाला वोल्डेमॉर्ट, ये सभी अलग अलग वजहों से निक पर ध्यान देंगे। वोल्डेमॉर्ट क्योंकि वह एक बहुत टैलेंटेड अनाथ था जिसकी विरासत रहस्यमयी थी, जाना पहचाना लगता है ना। डम्बलडोर भी उसी वजह से और क्योंकि वह अक्सर हैरी के पास रहता था। मजे की बात यह है कि स्नैप भी बाकी दोनों की तरह ही वजहों से और शायद निक के पोषण में साफ टैलेंट को निखारने के लिए, लेकिन इस पर शक था। स्नैप भले ही इसे मना करना चाहे, केमिस्ट्री और पोषण शक के घेरे में एक जैसे थे और निक मरने से पहले इस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री करने जा रहा था। हो सकता है कि अब वो यादें लगभग खत्म हो गई हों, लेकिन साफ है कि इतना सफल होने के लिए उसके पास खेतों में कुछ टैलेंट तो होना ही चाहिए था, है ना। हैग्रिड इत्तेफाक से ठीक उसी समय दुकान से बाहर निकला जब उसके पास एक पिंजरे में एक बहुत बड़ा सफेद और काले धब्बों वाला उल्लू था। हैप्पी बर्थडे हैरी, उसने खुशी से कहा और ऐसा लगा जैसे उसने उल्लू को निक से दूर हटने की पूरी कोशिश करते हुए और डर और इज्जत से कांपते हुए नहीं देखा। शांत हो जाओ, निक ने पक्षी से बात की और दिखाई दे रहा उल्लू शांत था लेकिन फिर भी इज्जत से सिर झुकाए हुए था। हैग्रिड ने आखिरकार इस अजीब हरकत पर ध्यान दिया और कंफ्यूजन में भौहें चढ़ा दी। ये हरकतें नॉर्मल नहीं है, ऐसा मैंने सिर्फ तब देखा है जब प्रोफेसर डम्बलडोर का फीनिक्स फॉक्स आसपास होता था। उस आदमी ने सीरियसली कहा और चमकीले लाल और सुनहरे पक्षियों को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ हैरी को एहसास हुआ कि यह निक था जिसके साथ पक्षी ऐसा बर्ताव कर रहा था और उसे ओलिवेंडर की बताई कहानी याद आ गई। फिर उसने यह बात हैग्रिड को बताई जो हैरान रह गया और सोचने लगा। जादूगर अपनी छड़ी से अजीब तरीकों से जुड़े होते हैं और मुझे लगता है कि अगर उस कहानी में थोड़ी भी सच्चाई होती तो तुम हमारे उल्लू दोस्त को उस ताकतवर पक्षी जैसे लगते, हैग्रिड ने ईमानदारी से कहा। मान लो उसकी नजर में तुम रॉयल्टी हो, थंडरबर्ड और फीनिक्स दोनों ही आखिर में राजसी जीव हैं, हैग्रिड ने एक्साइटेड होकर कहा। निक ने बस आंखें घुमाई क्योंकि उसे पता था कि हैग्रिड को जादुई जीवों का जुनून है। दिन फोर्टेस्क्यू के आइसक्रीम पार्लर के ट्रिप के साथ खत्म हुआ जहां हैरी को चॉकलेट आइसक्रीम के 2 स्कूप मिले जबकि निक को ब्लैक वॉलनट आइसक्रीम के 2 स्कूप मिले। मिस स्मिथ हैरी के हेडविग को अपने साथ वापस लाने से ज्यादा एक्साइटेड नहीं थी लेकिन उन्होंने इस शर्त पर इसकी इजाजत दे दी कि वह उनके बाद ही सफाई करेगा। कुछ घंटों तक निक के पास रहने और उसकी मौजूदगी की आदत डालने के बाद वह चिड़िया काफी शांत हो गई थी। ऐसा नहीं है कि वह उसकी हर हरकत पर नजर नहीं रख रही थी, बस ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी भी पल डर से मर जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता गया हैरी निराश होता गया और निक उसे तोहफा देना भूल गया। ये तब बदल गया जब सोने से ठीक पहले निक ने मुस्कुराते हुए उसे एक छोटी सी चमकदार चीज दी। हैप्पी बर्थडे हैरी, निक ने लड़के के चेहरे पर हैरानी देखकर हंसते हुए कहा जब वह अंगूठी को देख रहा था। निक इस बात से काफी खुश था कि अंगूठी कैसी बनी, भले ही उसे इसकी वजह से बहुत तकलीफ हुई हो। रिंग नाम, ओहतार, ग्रेट, दुर्लभ, क्षमताएं, ऑटो साइजिंग, शील्ड समनिंग, ग्रोथ, काउंटर अटैक। विवरण, एक अंगूठी जिसे उड़ते हुए पक्षी की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। निकोलस आयरन ने इसे लिब्रिम्बोर स्टाइल में एक एडवांस तकनीक से बनाया है जो उनकी पहुंच से बाहर है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की रक्षा करती है जिससे जादू की ग्रोथ टाइप प्रॉपर्टीज और ज्यादा ताकत मिलती है। सिस्टम अप्रेजल, एक आसान लेकिन असरदार ज्वेलरी जिसमें बेहतरीन बनने का पोटेंशियल है, जिसे एक उभरते हुए रिंग स्मिथ ने बनाया है। निक को अब तक किसी भी फोर्जिंग से सबसे ज्यादा पॉइंट मिले थे। उस रिंग को बनाने में कुल 152 रिंग पॉइंट मिले थे। उसे पूरा यकीन था कि ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसने रिंग बनाते समय उस पर सख्त लिमिटेशन लगा दी थी।
ग्रोथ टाइप एबिलिटी कमाल की थी, लेकिन सच तो यह था कि यह सिर्फ हैरी के लिए ही काम करेगी। भले ही यह निक की बनाई सबसे पावरफुल चीज बन जाए, जिस पर उसे शक था, बाकी सब लोग इसे बस सह लेंगे और जलन से देखेंगे। निक को इस बात में कोई शक नहीं था कि अगर वह कभी ग्रोथ टाइप की अंगूठी बना पाया जो किसी एक व्यक्ति से बंधी न हो, तो उसकी रेटिंग हैरी की अंगूठी से कहीं ज्यादा होगी। फिर भी निक खुश था कि हैरी को उसका तोहफा पसंद आया और रात को सोने से पहले उसने अपनी छड़ी निकालकर सिस्टम से उसे अच्छी तरह देखा। उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें हैरानी से बाहर निकल आईं और जितना ज्यादा वह पढ़ता गया, उसकी आंखें डर से बाहर निकल आईं। छड़ी, आदिम लकड़ी, दिव्य पक्षी पंख, ग्रेट, पौराणिक क्षमताएं, एवियन प्रभुत्व, बेजोड़ रूपांतरण, अग्नि आत्मीयता, बिजली आत्मीयता, जल आत्मीयता, वायु आत्मीयता, विकास। पौराणिक क्षमता, स्वर्ग का प्रकोप, चोरों पर दिव्य ऊर्जा का एक बोल्ट भेजता है जो आत्मा को नुकसान पहुंचाता है। विवरण, एक ऐसी छड़ी जो किसी भी दूसरी छड़ी को टक्कर दे सकती है, जिसे किसी पुराने पेड़ की लकड़ी और किसी आसमानी पक्षी के पूंछ के पंख से बनी शानदार तकनीकों से बनाया गया हो। ये छड़ी सिर्फ उन चीजों को लेती है जो दो अलग अलग चीजों से पैदा हुई है जिन्हें कभी मिलाना नहीं चाहिए था, लेकिन मिला दिया गया है, और इसे चलाने वाले को सभी पक्षियों पर पूरा अधिकार देती है। सिस्टम अप्रेजल, एक शक्तिशाली छड़ी जिसकी किस्मत कभी इस्तेमाल नहीं की जाएगी, टूट गई है और यह अपने हर वार के साथ इतिहास बनाएगी। निक का दम लगभग अपनी ही लार से घुट गया जब वह अपने हाथ में छड़ी को देखते हुए घबराहट में उसे निगल रहा था। ओह हाँ, मैं पूरी तरह से फंस गया हूँ, निक ने डिप्रेशन में सोचा। कम से कम मुझे पता है कि इसने मुझे सभी लोगों में से क्यों चुना। मैं एक अलग धरती से एक आत्मा हूँ जो इस धरती पर ट्रांसमाइग्रेट हो गई है। दो चीजों का फ्यूजन जो कभी नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना होगा। निक ने आह भरते हुए सोचा और गुमनाम रहने का अपना असली प्लान छोड़ दिया। कुछ समय में पहली बार निक ने एक भूरे बालों वाले एल्विन रिंग स्मिथ का सपना देखा। तो तुमने आखिरकार कुछ इंटरेस्टिंग बनाया, मैं देख रहा हूँ। ओह तार है, तुम्हारा नेमिंग सेंस पहले जैसा ही खराब लगता है, एल्फ ने मजे में कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन पक्का प्रोटेक्टर से भी बड़े नाम थे, है ना? अब नाम बदलने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन प्रिंसिपल अभी भी वही है, एल्फ ने गुस्से में कहा, लेकिन अचानक सीरियस हो गया। मैं यहाँ ऐसे छोटे मोटे कारणों से नहीं हूँ। मेरी क्राफ्टिंग इनहेरिटेंस और तुम्हारी सोल के फ्यूशन की वजह से एक अनोमली हुई है, जिससे यह एल्विन बनने की ओर बदलना शुरू हो गया है। प्रोसेस आगे बढ़ने पर इसके अनजान नतीजे हो सकते हैं। इस बार मुझे इस अजीब सिस्टम चीज ने इस मामले पर आपकी राय जानने के लिए यहाँ बुलाया है, जो आपसे जुड़ी हुई है। एल्फ ने निक को सच में हैरान करते हुए कहा। क्या एक एल्फ सोल होना अच्छी बात नहीं होगी? उसने कंफ्यूजन में सोचा। सच में, इस मामले पर मेरे अपने विचार आपके जैसे ही हैं, लेकिन सिस्टम मुझे बताता है कि अगर आप इस प्रोसेस को जारी रखने के लिए सहमत हो जाते हैं, तो आप इंसान नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका शरीर आपकी सोल के साथ मेरे अपने लोगों में से एक में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसी चीज के सभी फायदे और नुकसान के साथ। तुम फिजिकली मैच्योर हो जाओगे, लेकिन वरना हमेशा वैसे ही रहोगे जैसे हो। तुम अमर हो सकते हो, लेकिन इस दुनिया में मेरी रेस के अकेले इंसान के तौर पर अकेले रहोगे। मेरे लोगों की हिस्ट्री में कोई दूसरा एल्फ कभी सच में अकेला नहीं रहा, और हमें अपनी उम्र न होने को मानने के लिए पाला गया है। तुम नहीं रहे। अगर तुम इंसान बने रहना चुनते हो तो मैं तुम्हें गलत नहीं ठहरा सकता। काश तुम्हारे पास चुनने के लिए और टाइम होता, क्योंकि तुम्हारा फैसला करना आसान नहीं है, लेकिन सिस्टम कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है जब तक ये प्रोसेस अनस्टॉपेबल नहीं हो जाता। मुझे सॉरी। एल्फ ने सपना खत्म होने और निक के जागने से पहले ईमानदारी से कहा। निक की अभी की सोच को बताने का सबसे आसान तरीका था अराजकता, और ये तब दिखा जब उसकी छड़ी में चिंगारी निकली और वह गुस्से में फट गई। गलती से होने वाला जादू छड़ी से जुड़ जाने के बाद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फोकस ज्यादा जादू को खींच लेता है और ज्यादातर समय उसे बिना किसी नुकसान के फैला देता है। जिसने भी कभी सच में सोचा हो कि अमरता असल में क्या होती है, वह आपको एक शब्द में बता सकता है, खोया हुआ। निक पूरे दिन कुछ नहीं कर पाया, और यह साफ दिख रहा था कि वह बस यूं ही ख्यालों में खो जाता था, और हैरी को उसे हिलाकर असलियत में वापस लाना पड़ा। निक कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह फिलॉसफी नाम के जाल में फंस गया था। वह पक्के तौर पर यह नहीं कह पा रहा था कि कौन सा ऑप्शन सच में बेहतर है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी। देखो, उसे हमेशा के लिए पछतावा हो सकता है कि उसने कोई भी ऑप्शन चुना जिसमें से सिर्फ एक ही उसके साथ जिंदा था और दुनिया को उसके बिना आगे बढ़ते हुए देख रहा था। जब तक वह अमर रहते हुए बाहरी दुनिया से सारा कांटेक्ट नहीं काट लेता,
तब तक आखिर में किसी की नजर में न आने का कोई तरीका नहीं था। वह फ्लेमेल्स जैसा रास्ता अपना सकता था, यानी एक बार अपनी अमरता का ब्रॉडकास्ट करके और फिर उसके बारे में हंगामा शांत होने का इंतजार करके फिर से सामने आ सकता था। हो सकता है कि उसे कभी कभी ऐसे लोगों से निपटना पड़े जो किसी तरह उसकी अमरता छीनना चाहते हों, लेकिन उस समय तक वह शायद अजेय हो चुका होगा। एक पल के लिए सोचिए कि वह कभी अपना प्राइम नहीं छोड़ेगा और समय के साथ और ज्यादा काबिल और ताकतवर होता जाएगा, क्योंकि उसके पास सीखने या एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया का सारा समय था। एल्फ ने जो कहा था उसमें एक बात गलत थी कि इस दुनिया में अमरता के असल में कई सोर्स थे। फ्लेमेल्स के पास पत्थर था। वैम्पायर एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में लोग हमेशा भूल जाते थे और फिर लगभग अनगिनत तरीके थे जिनसे सिर्फ शुद्ध जादू का इस्तेमाल करके इसे हासिल किया जा सकता था। वोल्डेमॉर्ट ने खुद अपने हॉरक्रक्स के साथ ऐसा ही एक रास्ता अपनाया, हालांकि यह कहना चाहिए कि इसके नतीजे में उसने सुधार के सभी रास्ते असल में काट दिए। परमानेंट सोल डैमेज जादुई रूप से कमजोर कर देने वाला होता है और उसने ऐसा 6 बार किया, जिससे ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं रही। इंसान बने रहना सुनने में जितना बोरिंग लग रहा था, निक एक अच्छी पूरी जिंदगी जी सकता था, शादी कर सकता था, बच्चे पैदा कर सकता था, नाती पोते पैदा कर सकता था और आखिर में एक पुराने दोस्त की तरह मौत को गले लगा सकता था। उसे कभी भी उस बोरियत से नहीं जूझना पड़ता जो हर काम करने से आती थी। लेकिन उसके मन में सबसे बुरा ख्याल ये था कि वह आखिरकार एक डार्क लॉर्ड बन सकता है, सिर्फ इसलिए कि यह एक तरह का मनोरंजन था। हो सकता है कि वह चुपके से एक सुपर सिविलाइजेशन बना ले और समय बिताने के लिए उनसे खुलेआम लड़ाई करे। पूरे 3 दिन बीत गए इससे पहले कि उसे आखिरकार अपनी पसंद चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसने बदलाव को अपनाने का फैसला किया। वह जानता था कि भले ही भविष्य में कहीं दूर वह क्रूर और बुरा बन जाए, लेकिन यह ऑप्शन न चुनना बस बेकार था और उसे बुरा होने का ख्याल पसंद नहीं था। उस रात वह जिस नींद की उम्मीद कर रहा था वह एक बार फिर भूरे बालों वाले एल्फ के आसपास थी जो एक बार फिर दिखाई दिया था। निक ने अपनी पसंद की और एल्फ आदमी ने बस मुस्कुराया और समझ में सिर हिलाया, इससे पहले कि निक पर अंधेरा छा जाए। कुछ भी इतना अलग नहीं लग रहा, निक ने कंफ्यूजन में सोचा, लेकिन याद आया कि यह अचानक बदलाव नहीं बल्कि समय के साथ होने वाली चीज थी। मुझे पूरी तरह से एल्फ बनने में असल में कितना समय लगेगा, उसने हैरानी से सोचा, क्योंकि यह उसके लिए बिल्कुल नई चीज थी। हैरानी की बात है कि उसे सिस्टम से जवाब मिल गया, इस तारीख से लगभग 3 साल बाद। यह आपके गोले की घटनाओं से ठीक पहले की बात है, मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। उसने शांति से सोचा, तब तक तो सब कुछ रोज की तरह ही है, मुझे लगता है। वह जम्हाई लेने और अपना दिन शुरू करने के लिए बिस्तर से उठने से पहले बुदबुदाता है। निक जानता था कि सिस्टम शॉप से एन्चेंटमेंट खरीदने के लिए उसे बस कुछ और पॉइंट्स चाहिए, इसलिए वह अपनी कुछ सबसे अच्छी क्वालिटी की अंगूठियां बनाने वाला था ताकि ज्यादा पॉइंट्स मिल सके और साथ ही हॉगवर्ट्स से मिलने वाली बकवास के लिए भी तैयारी कर रहा था। ऐसी ही एक अंगूठी उसने एक गैलियन से मिले सोने से बनाई थी। यह अंगूठी बुनी हुई रस्सी जैसी दिखने के लिए डिजाइन की गई थी और निक के लिए इसे बनाना काफी मुश्किल था। आखिर में उसे हिम्मत करके अंगूठी के लिए कुछ पॉलिशिंग पेस्ट खरीदना पड़ा ताकि वह चमकदार और अच्छी दिखे। यह अंगूठी केयरटेकर के लिए थी क्योंकि उसके और हैरी जैसे जादुई अनाथों के पास गर्मियों की छुट्टियों में जाने के लिए 2 ऑप्शन थे। पहला था किसी दूसरे स्टूडेंट के परिवार के साथ, बस शर्त ये थी कि स्टूडेंट जन्म से मुगल न हो। दूसरा ऑप्शन वह था जिसे निक लेने का प्लान बना रहा था, जो एक सफल जादूगर के अंडर एक अप्रेंटिसशिप थी। हैरानी की बात है कि बहुत कम लोगों ने यह ऑप्शन चुना क्योंकि पहले वाले ने उन्हें उनके दोस्तों के साथ रखा था। निक जानता था कि अगर आप सही जादूगर के अंडर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि ओलिवेंडर रिंग ने निक को एन्चेंटमेंट के लिए काफी पॉइंट्स दिए, इसलिए उसने अपनी स्टोरेज रिंग पर काम करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसका डिजाइन थोड़ा खास था क्योंकि उसने इस दुनिया में पाए जाने वाले बोगात से प्रेरणा ली थी। इस डिजाइन को पूरा करने के लिए निक ने अपने पास मौजूद हर एक मेटल में से थोड़ा थोड़ा लिया और उन सभी को एक साथ वेल्ड करके एक भयानक तरह का फेलियर दमिश्क बनाया। फिर उसने इस मुश्किल से काम करने वाले मटेरियल को एक प्लेन बैंडेड रिंग का आकार दिया। फिर उसने मिमिक्स और बोगाट्स के बारे में अपनी सारी जानकारी से इसे एचेंट किया और फिर खरीदा हुआ एचेंटमेंट भी उस पर लगा दिया। रिंग का नाम लालच, ग्रेट, दुर्लभ, क्षमताएं, ऑटोसाइजिंग, फॉर्मुलेस, डिवोरिंग, काउंटर अटैक, डर, ट्रांसफॉर्मेशन, स्टोरेज 3 क्यूबिक मीटर। विवरण: एक भयानक चीज जिसे अपने मालिक के सामान की रक्षा के लिए बनाया गया था। बोगाट की तरह इस अंगूठी का कोई तय आकार नहीं है और ये लगातार हिलती रहती है जब तक कि कोई बेवकूफ इसे चुराने की कोशिश न करे।
सिस्टम अप्रेजल, एक मुश्किल क्रिएशन जो इसे बनाने वाले उभरते हुए रिंग स्मिथ की मेंटल हालत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। निक सिस्टम में अंगूठी के बारे में जो बताया गया था उस पर हंसा, लेकिन रेटिंग देखकर हैरान नहीं हुआ क्योंकि स्पेस मैनिपुलेशन काफी हाई टियर मैजिक था। जैसा बताया गया था, अंगूठी लगातार उसके बाएं पॉइंटर फिंगर पर अजीब डिजाइन और रंगों में बदल रही थी। जैसा निक ने सोचा था कि उसे अपनी इन्वेंट्री अनलॉक करने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की जरूरत होगी क्योंकि वह अब उपलब्ध थी। उसने बिना समय बर्बाद किए अपनी स्कूल की सप्लाई और अपना ट्रंक अंगूठी में रख दिया, जिससे हैरी को जलन हुई। जो लड़का जिंदा था उसने जल्दी ही सीख लिया कि अंगूठी को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब वह वर्नोन के चेहरे में बदल गई और उसके हाथ पर काट लिया, उसे बिल्कुल भी मजा नहीं आया, लेकिन निक को ये देखकर हंसी आ रही थी कि इतना मोटा चेहरा किसी को काट रहा है। आखिरकार जब हैरी ने उस पर हंसना बंद किया तो उसने उससे माफी मांगी और बताया कि यह चोर के डर से जुड़ा एक एंटी-थेवरी तरीका था। हैरी ने माना कि यह एक बहुत अच्छा आइडिया था, लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि निक ने उस चीज पर कैसे जादू किया, क्योंकि उसने इसे निक के बारे में एक और अजीब बात समझ लिया। जादू के बारे में जानने के बाद भी हैरी ने देखा कि निक उस मामले में भी एक अजीब इंसान था और उसने अपने दोस्त को समझने की कोशिश करना छोड़ दिया। हर बार जब उसे लगता था कि उसने निक को समझ लिया है, तो एक एक्स्ट्रा लेयर सामने आ जाती थी, जैसे वह आदमी कभी न खत्म होने वाला प्यास हो। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए उसने बस यह मान लिया कि निक अजीब है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। उसने निक से वादा किया था कि जब वे 1 महीने से भी कम समय में स्कूल के लिए निकलेंगे तो वह उसकी ट्रंक भी रिंग में ले जाएगा। निक को इससे कोई दिक्कत नहीं थी और वह वैसे भी ऐसा करने वाला था क्योंकि वरना उन्हें ले जाना मुश्किल होता। बाकी महीने निक ने मिनिस्ट्री के ग्रेस पीरियड का फायदा उठाया और हैरी के साथ वर्कशॉप में मैजिक की जमकर प्रैक्टिस की। उसका टैलेंट तब साफ हुआ जब उसने हर स्पेल को बहुत आसानी से मास्टर कर लिया। लुमोस, विंगगार्डियम लेवियोसा, एक्सपेलियार्मस, पूरी लिस्ट पहले साल की किताबों में थी। जो स्पेल पूरे 1 साल के होने चाहिए थे, उन्हें मास्टर करने और अच्छे से इस्तेमाल करने में उसे मुश्किल से 1 महीना लगा। सिर्फ 2 सब्जेक्ट थे जिनका उसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो पाया। वे थे ट्रांसफिग्रेशन और पोशन, क्योंकि एक के इंग्रेडिएंट्स उसके पास नहीं थे और दूसरे के बारे में किताब में सिर्फ थ्योरी की जानकारी थी, शायद जानबूझकर क्योंकि यह असल में बहुत खतरनाक सब्जेक्ट था। एक गलती और आपको अपनी बाकी जिंदगी बिना उंगली के बितानी पड़ सकती है। ये थोड़ा खतरनाक है। निक को एक मजेदार बात पता चली कि जिस एल्विश भाषा को वह क्राफ्टिंग स्टाइल की वजह से जानता था, उसे उस पुरानी लैटिन से बदला जा सकता था जिससे ज्यादातर मंत्र बनते थे। असल में इसे भाषा की परवाह किए बिना सचमुच हर मंत्र के लिए बदला जा सकता था। निक ने सोचा कि ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि यह मंत्रों के लिए इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा पावरफुल भाषा थी। अजीब बात है कि सिर्फ अपनी छड़ी लहराने और एल्विश में कमांड देने से असल में कुछ नहीं होता था, वैसे भी ज्यादातर समय। इसका एक एक्सेप्शन तब था जब उसने अग्लैड कहा, जो सच में एल्विश में बिजली जैसा था, और उसने अपनी छड़ी को नीचे की तरफ घुमाया। इससे साफ तौर पर बिजली का एक जोरदार बोल्ट निकला जो इतना तेज था कि भले ही वह उसके ठीक सामने जमीन पर गिरा, लेकिन बिजली कड़कने जैसी आवाज आए और फर्श पर एक साफ गड्ढा बन गया। निक ने तय किया था कि वह इसे अपनी ट्रेड्स की लिस्ट में रखेगा, ताकि अगर उस पर किसी सिर के पीछे वाले डार्क लॉर्ड का हमला हो जाए तो वह उसे बचा सके, क्योंकि जादू इतना तेज था कि उसे लगा कि कमजोर डार्क लॉर्ड शायद इस पर रिएक्ट न कर पाए। जब 1 सितंबर आया तो निक और हैरी को मिस स्मिथ ट्रेन स्टेशन तक ले गई और छोड़ गई। हालांकि इससे पहले निक ने उन्हें अपना गिफ्ट दिया था। तो प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 कहाँ है? हैरी ने कोई साइन न देखकर कंफ्यूजन में पूछा। निक ने कंधे उचकाए, शायद ये प्लेटफॉर्म 9 और 10 के बीच जादुई तरीके से छिपा हो। उसने शांति से कहा और हैरी ने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर हम इसे कैसे ढूंढेंगे? उसने चिंता से पूछा। निक मुस्कुराया, क्या तुम्हें प्लेटफॉर्म 9 या 10 के पास कोई और दिख रहा है? उसने हैरी को हाथ देते हुए पूछा। चश्मा पहने लड़के ने ध्यान से देखा और जल्दी से नोटिस किया कि सच में कुछ लोग थे जो अलग दिख रहे थे, और उसे हैरानी हुई कि उसने 3 लोगों का एक परिवार भी देखा जो एक पक्की दीवार जैसी लग रही थी। उसने निक की तरफ देखा कि क्या उसने भी यह नोटिस किया है, और निक ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हमें वहीं जाना चाहिए, उसने गंभीरता से कहा। निक झूठ बोल रहा होगा अगर वह कहे कि जब वह लगेज कार्ट के साथ दीवार से टकराया तो वह घबराया नहीं था। कुछ भी अजीब नहीं हुआ और वह आसानी से हैरी और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ प्लेटफॉर्म 9 और 3/4 पर पहुंच गया।
उसने ये पक्का कर लिया था कि अनाथालय से निकलने से पहले हैरी अपना निशान ढक ले, और इसकी अच्छी वजह भी थी क्योंकि प्लेटफॉर्म पर रिपोर्टरों की भीड़ थी जो उस लड़के को पकड़ने की उम्मीद कर रहे थे जो ट्रेन में चढ़ते समय जिंदा था। निक ने बेशक हैरी को उनके जाने से पहले यह बात बताई थी, जिससे लड़के बहुत डर गए क्योंकि उसे अचानक पता चला कि उसे असल में जादू का जीसस माना जाता था। जब हैरी निक के साथ उनके पास से निकल गया तो किसी भी रिपोर्टर ने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि निक हेडविग के पिंजरे के पीछे छिपा हुआ था और वे ट्रेन में चढ़ रहे थे। इसलिए किताब के उलट ट्रेन में अभी भी बहुत सारे कमरे खाली थे जहां वे बैठ सकते थे। निक ने ट्रेन के पीछे एक कमरा चुना जो रास्ते से बहुत हटकर था, ताकि ये देख सके कि उसके दखल के बाद भी कहानी की घटनाएं होंगी या नहीं। और देखो, झायों वाला एक घबराया हुआ लाल बालों वाला आदमी ट्रेन के चलने से ठीक पहले दरवाजे से झांका। निक ने देखा कि उस लड़के ने तुरंत हैरी के माथे, या यूं कहे कि उसके निशान को घूरा, इससे पहले कि उसने पूछा कि क्या वह उनके साथ बैठ सकता है। निक ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हैरी मान गया और हेडविग को उसके पिंजरे से बाहर निकाल दिया ताकि वह जगह बनाने के लिए उसे ऊपर रख सके। निक से सिर हिलाने पर चिड़िया शांति से उसके बगल वाली सीट पर बैठ गई और रॉन को घूरने लगी। लाल बालों वाले लड़के ने निक की तरफ हाथ बढ़ाया, ये देखकर कि कमरे में सबसे ज्यादा अथॉरिटी उसी के पास है। मैं रॉन वीजली हूँ, उसने आराम से अपना परिचय दिया। निक ने लड़के का हाथ मजबूती से मिलाया, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। निकोलस आयरन, और तुम तो अपने बगल में बैठे मेरे दोस्त को पहले से ही जानते हो, उसने एक जानी पहचानी मुस्कान के साथ कहा। हैरी एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया, फिर उसे एहसास हुआ कि रॉन को उसकी पहचान पहले ही पता चल चुकी है और उसने आह भरी। अरे हाँ, ये हैरी पॉटर है ना? रॉन ने कंफर्म करने के लिए शर्माते हुए पूछा। हाँ भी और नहीं भी, मुझे उस रात के बारे में कुछ याद नहीं है, हैरी ने कहा और तुरंत ही कोई भी अजीब सवाल काट दिया। निक ने उससे कहा था कि अगर उसकी पोल खुल गई तो ऐसा कहने से उसका बहुत समय बचेगा। ये सच भी था क्योंकि रॉन एक पल के लिए गोल्डफिश जैसा लग रहा था, अपना मुंह खोल बंद कर रहा था और कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या कहे, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। शांत रहो दोस्त, बस उसके साथ भी वैसा ही बर्ताव करो जैसा बाकी लोगों के साथ होता है और तुम ठीक हो जाओगे, निक ने रॉन की मदद करते हुए कहा, जिससे रॉन को राहत मिली। मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे दिखोगे, मुझे नहीं पता, रॉन ने हैरी से ईमानदारी से कहा जो कंफ्यूज लग रहा था। क्यों? उसने उत्सुकता से पूछा। ज्यादातर प्रोपेगेंडा, निक ने शांति से कहा और रॉन ने एक मिनट सोचा लेकिन सहमति में सिर हिला दिया। हाँ, उन्होंने इस बारे में कई तरह की कहानियां बनाई कि कैसे तुम्हें ड्रैगन ने पाला पोसा और तुम बहुत सारे एडवेंचर पर गए और ऐसी ही दूसरी चीजें। मुझे लगा कि ज्यादातर बकवास है लेकिन सच में नहीं पता था, कोई नहीं जानता, रॉन ने ईमानदारी से कहा। हैरी ने कराहते हुए कहा, तुमने कभी नहीं कहा कि यह इतना बुरा था निक, उसने जोर से शिकायत की, जिससे रॉन कंफ्यूज हो गया। निक ने ये देखा और हंसते हुए बताया कि उसने हैरी को उसकी फेम के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन उसने उस पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया। तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम्हें मुगलों ने नहीं पाला था? आखिर आयरन नाम का कोई प्योरब्लड परिवार तो होता नहीं, रॉन ने कंफ्यूज होकर पूछा। फ्लोरिश एंड ब्लॉट्स में हैरी के बारे में कहानियों से भरा एक पूरा सेक्शन है, मैंने इसे तब देखा था जब हम अपना स्कूल का सामान लेने गए थे। निक ने सच में सवाल का जवाब दिए बिना बस ऐसे फैक्ट्स बताए जो जवाब जैसे लग रहे थे। रॉन जल्दी ही हैरी और निक के साथ कंफर्टेबल हो गया और क्विडिच से लेकर पसंदीदा फ्लेवर, हर फ्लेवर बीन तक, हर तरह के टॉपिक पर बातें कर रहा था। ये साफ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इन चीजों के बारे में कैसे नहीं जान सकता, इसलिए निक को समझाना पड़ा कि मुगल दुनिया जादूगरों की दुनिया से बिल्कुल अलग कैसे है। रॉन को ये बात बहुत जल्दी समझ आ गई और वह जितनी भी चीजें सोच सकता था उन्हें समझाने में बहुत खुश था। निक और हैरी दोनों ने इन बातों को ध्यान से सुना और जब उन्हें लगा कि और डिटेल्स की जरूरत है तो उन्होंने बीच में टोका। निक को जो सबसे मजेदार बात पता चली वह ये थी कि दुनिया भर में दूसरी जादुई कम्युनिटीज थी, लेकिन उनके बीच बहुत कम जानकारी का लेन देन होता था। ये सिर्फ भाषा की बात नहीं थी, क्योंकि हर एक की परंपराएं भी बहुत अलग थीं। इसका एक उदाहरण ये था कि भारत में पार्सल माउथ लोगों का बहुत सम्मान और तारीफ होती थी, जबकि ज्यादातर अंग्रेज जादू के सांपों की भाषा बोलने वालों को बुरा या शैतान मानते थे। रॉन ने साफ तौर पर और एक तरफा तौर पर यह मान लिया था कि भारतीय जादुई कम्युनिटी ही गलत थी। न तो हैरी ने और न ही निक ने उसे सही किया, क्योंकि यह साफ था कि वह अपने तरीकों पर पूरी तरह से अड़ा हुआ था। आखिरकार 30 मिनट बाद ट्रेन चल पड़ी, जब मगल प्रोडक्ट्स बनाम विजार्ड प्रोडक्ट्स के टॉपिक पर बातचीत हो
रही थी। बात काफी गर्म भी हो रही थी क्योंकि निक जोर दे रहा था कि मगल प्रोडक्ट्स विजार्ड प्रोडक्ट्स के बराबर हैं, जबकि रॉन ने इसे मानने से मना कर दिया। यह कोई गुस्से वाली बातचीत नहीं थी, लेकिन दोनों तरफ से एक दूसरे को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, और हैरी को लगा कि इससे दूर रहना ही बेहतर है। ये तब बदल गया जब ड्रेको माल्फॉय अपने 2 फॉलोअर्स के साथ आया, जो साफ तौर पर हैरी को ढूंढ रहा था। अगर जिस तरह से उसने उसे पकड़ा था, वह कोई इशारा था। तुम जरूर पॉटर होगे, ड्रेको माल्फॉय के वारिस, ये क्रबे और गोयल और आने वाला स्लीथरिन है। पीले सुनहरे बालों वाले लड़के ने रॉन को देखकर घमंड से कहा और मजाक उड़ाया। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खून के गद्दारों के साथ बैठने के बजाय अपनी कंपनी बेहतर चुनो, उसने कहा, और रॉन हाथ फेंकने ही वाला था कि हैरी बोला, मैं ठीक हूँ थैंक्स। माल्फॉय को पता चल गया कि हैरी ने उसे मना कर दिया है और गुस्से में जाने से पहले बस मुंह बनाया। घिनौना कमीना। ड्रेको के जाने के बाद रॉन ने गुस्से में गाली दी। ये बिल्कुल भी अच्छी कंपनी नहीं लगती, इसने तो मुझे नमस्ते भी नहीं किया, निक ने मजाक में कहा, जिससे रॉन थोड़ा शांत हुआ। कुछ मजेदार देखना चाहते हो? निक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। रॉन और हैरी को दिलचस्पी दिखी। ये देखो, निक ने उठकर दरवाजा खोलने से पहले कहा और फिर हाथ में छड़ी लेकर बाहर निकला। लैंगलॉक, लैंगलॉक, लैंगलॉक। उसकी छड़ी से 3 हरे जादू निकले और जैसे किसी ने सही निशाना लगाया हो, ड्रेको और उसके साथियों की पीठ पर लगे, जिससे वे हैरानी से लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वे पीछे मुड़कर देख पाते कि उन पर किसने हमला किया, निक दरवाजा बंद करके कमरे में वापस आ गया था। ब्लडी हेल, वह क्या था? रॉन ने जादू के शो पर हैरान होकर पूछा। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि निक ने माल्फॉय और उसके गुर्गों पर हमला किया था। लैंगलॉक या टंग टाइड हैक्स। ड्रेको को अपनी आवाज सुनना पसंद था और जब तक कोई उसकी मदद नहीं करेगा, वह कुछ घंटों तक नहीं सुन पाएगा। निक ने हंसते हुए कहा। रॉन और हैरी दोनों हंस पड़े जब उन्हें भी समझ आ गया कि निक ने माल्फॉय के साथ अच्छा प्रैंक किया है। तुमने ये कहाँ से सीखा? रॉन ने एक्साइटेड होकर पूछा। डार्क आर्ट्स के खिलाफ डिफेंस बुक, ये पूरी तरह से नुकसान न पहुंचाने वाली है और इससे छुटकारा पाना आसान है, लेकिन बुलबुले लोगों के खिलाफ ये बहुत मजेदार है, निक ने ईमानदारी से समझाया, और रेडहेड ने स्पेल ढूंढने के लिए अपनी बुक निकाली। हैरी ने भी रॉन के कंधे के ऊपर से देखा और उस स्पेल को सीखने की कोशिश की, क्योंकि वह काफी मजेदार लग रहा था। एक बार जब उन्हें स्पेल मिल गया, तो उन्होंने निक से कुछ टिप्स लेकर उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया ताकि उसे समझना आसान हो जाए। इसके 1 घंटे के अंदर वे दोनों स्पेल कर सकते थे, लेकिन निक के उलट उन्हें अभी भी थोड़ा सा घुमाने की जरूरत थी। उस समय वे दोनों काफी भूखे थे और जैसे उनके पेट ने उन्हें बुलाया हो, खाने की गाड़ी उनके पास पहुंच गई। रॉन ने अजीब तरह से कहा कि वह ठीक है और अपनी जेब से एक क्रश किया हुआ सैंडविच निकाला। निक और हैरी दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। हम दोनों एक एक लेंगे, उन्होंने एक ही समय पर मुस्कुराते हुए कहा और साथ साथ गैलन निकाले जो अपनी छड़ी न खरीदने की वजह से बच गए थे। जब रॉन को ट्रीट में शामिल होने का ऑफर मिला, तो उसने सैंडविच को खिड़की से बाहर फेंक दिया। हमेशा की तरह हैरी को जो चॉकलेट फ्रॉग कार्ड मिला, वह डंबलडोर का था, लेकिन इस बार निक ने इसे फ्लू नेटवर्क बनाने वाली इग्नेशिया वाइल्ड स्मिथ के साथ अपने फ्रॉग कार्ड के साथ रख लिया। निक ने टाइम पास करने के लिए एक गेम बनाया जिसमें उनके पास मौजूद हर फ्लेवर वाली बीन्स शामिल थी और यह बहुत मजेदार था। उन्होंने इसे ब्लाइंड मैन्स लक कहा और यह इस तरह काम करता था कि जो लोग इस राउंड में नहीं खेल रहे थे, उनमें से एक ने 4 बीन्स रख दी, लेकिन खेलने वाले लोगों को अपनी आंखें बंद करके एक रंग का अंदाजा लगाना था। जो पहला व्यक्ति किसी बीन पर मौजूद रंग का अंदाजा लगाता, उसे खुद को लकी ब्लाइंड मैन घोषित करना होता और रैंडमली एक बीन उठाकर खाना होता। अगर उसका फ्लेवर अच्छा होता तो उसे 1 पॉइंट मिलता और एक नई बीन जोड़ी जाती और गेम तब तक चलता रहता जब तक कोई 3 पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। लेकिन अगर यह खराब फ्लेवर था तो उस व्यक्ति को 1 पॉइंट का नुकसान हुआ और अगर वे नेगेटिव 3 पॉइंट तक पहुंच गए तो हार गए। पहला राउंड निक और हैरी के बीच था क्योंकि रॉन को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है और उसे डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत थी। निक ने कुल 5 पॉइंट जीते लेकिन 2 हारे और हैरी ने कुल 4 पॉइंट जीते लेकिन 2 हारे, इससे पहले कि निक को अपने जरूरी 3 पॉइंट मिले। उसके बाद यह उन तीनों के बीच घूमता रहा और वे सभी हारे भी और जीते भी। ये तब खत्म हुआ जब उनके पास खेलने के लिए और बीन्स नहीं बची। ये तो बहुत बढ़िया था दोस्त, मुझे बहुत मजा आया, रॉन ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा क्योंकि सबसे ज्यादा जीत उसी की हुई थी। निक और हैरी दोनों इस बात पर सहमत थे कि ये दोस्तों के साथ खेलने के लिए एक मजेदार छोटा सा गेम था।
जब तक ट्रेन हॉग्समीड गांव में पार्क हुई तब तक सूरज ढलने लगा था और उन्होंने अपना सामान ट्रेन में ही छोड़ दिया क्योंकि उन्हें भरोसा था कि सामान ठीक होने के बाद उसे उनके कमरों में भेज दिया जाएगा। मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि हमें एक ट्रोल से लड़ना होगा ताकि हम ठीक हो सकें। रॉन ने ट्रेन से उतरते समय चिंता से कहा, लेकिन निक का ध्यान भटक गया क्योंकि उसने दूर कई डिब्बे देखे जिन्हें पीले कंकाल जैसे घोड़े जैसे जीप खींच रहे थे, जिनकी आंखें और पंख सफेद थे। थेस्ट्रल। वे उन लोगों को छोड़कर किसी को दिखाई नहीं देते जिन्होंने मौत को देखा और समझा है, और वे निक को वैसे ही घूर रहे थे जैसे वह उन्हें देख रहा था। ये निक के लिए अजीब था क्योंकि उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी, लेकिन उसे उन जीवों के साथ एक तरह का अपनापन महसूस हो रहा था और इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। शायद इसलिए क्योंकि मैं पहले मर चुका हूँ, उसने सीरियसली सोचा और फिर अपना ध्यान वापस उस तरफ लगाया जहाँ हैग्रिड फर्स्ट ईयर के बच्चों को बुला रहा था। हैरी, रॉन और निक आधे बड़े जानवर के साथ नाव पर पहुंचे जिससे सभी घबरा गए क्योंकि नाव अभी अभी पानी से बाहर निकली थी। कम से कम उनमें से कोई भी नाव से बाहर नहीं गिरा, जैसे नेविल, जिसे झील में रहने वाले फ्रेंडली बड़े जादुई स्क्विड ने बचाया था। निक को शक था कि यह असल में स्क्विड नहीं बल्कि क्रैकन था, हालांकि जब तक वह किसी से इस बात को वेरीफाई नहीं करवा लेता, उसे शक था कि वह कभी इस मामले की सच्चाई जान पाएगा। उसे यह मजेदार लगा जब हैग्रिड ने कहा कि जब वे डॉक की तरफ एक आले के नीचे से गुजरे जो उनके बैठने के सिर से काफी ऊपर था, तो अपने सिर पर ध्यान रखें। सिर्फ एक ही आदमी को झुकना पड़ा, वह था आधा बड़ा आदमी खुद। डॉक पर पहुंचने के बाद घबराए हुए पहले साल के बच्चे हैग्रिड के पीछे पीछे चलने लगे जब वह डॉक से थोड़ी दूरी पर बने बड़े महल तक का छोटा सा रास्ता तय करने लगा। निक के लिए ये ठीक ठीक बताना मुश्किल था कि स्कूल असल में कितना बड़ा था क्योंकि वह एक बार में उसे पूरा देख भी नहीं पा रहा था। कम से कम ये रोमन कोलोसियम से साइज में आसानी से 3 गुना बड़ा था और इसमें वे 7 टावर भी शामिल नहीं थे जो जैसा कि नाम से पता चलता है बाकी बिल्डिंग से ऊंचे थे, जो मुगल स्टैंडर्ड के हिसाब से आसानी से 6 मंजिल ऊंची थी। हॉगवर्ट्स बहुत बड़ा है, मुझे हैरानी है कि अभी कौन से राज अनदेखे रह गए हैं। निक ने हैरानी से सोचा और बाकी पहले सालों की तरह हैग्रिड के पीछे पीछे चल रहा था। जल्द ही वह आदमी उन्हें ग्रैंड हॉल के बाहर ले गया जहां एक लंबी सख्त चेहरे वाली बूढ़ी चुड़ैल जिसके भूरे बाल और हरी आंखें थीं, शांति से खड़ी थी। मैं फर्स्ट ईयर के प्रोफेसर मैकगोनागल को लाई हूँ, हैग्रिड ने शांति से कहा और मैकगोनागल ने सिर हिलाया। मैं इसे यहीं से संभालूंगी हैग्रिड, तुम अंदर दूसरों के साथ मिल सकते हो, उसने शांति से कहा और उस बड़े आदमी ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद मैकगोनागल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा कि वे अच्छी और बराबर लाइनें बनाएं और अंदर जाकर अपने नाम पुकारे जाने का इंतजार करें ताकि उन्हें छांटा जा सके। उसने किसी तरह 11 साल के बच्चों के एक झुंड को ठीक वैसा ही करने के लिए मना लिया जैसा उसने कहा था और रोबोट की तरह लाइनों में खड़े हो गए, जबकि बाकी हर साल के स्टूडेंट्स उन्हें उत्सुकता से देख रहे थे कि वे कहाँ जाएंगे। सबने देखा कि डंबलडोर ने नए साल को देखा। उसकी नजर थोड़ी देर के लिए हैरी और निक पर रुकी और फिर बाकी लोगों पर चली गई। जल्द ही तुम सबको अपने अपने घर मिल जाएंगे और तुम जादुई महारत की अपनी यात्रा शुरू करोगे। तुम्हारे घर में रहने वाले लोग अगले 7 सालों तक तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार और तुम्हारे क्लासमेट होंगे। मैं तुम सबका हॉगवर्ट्स में स्वागत करता हूं और तुम सबको अगले 7 साल मुबारक। बूढ़े आदमी ने जोर से कहा और फिर मैकगोनागल को बोलने के लिए नीचे उतरा। जब तुम्हारा नाम पुकारा जाए तो स्टूल पर बैठ जाना और अपने अपने घर की टेबल पर बैठने से पहले अपने अपने घर मिलने का इंतजार करना, उसने संक्षेप में कहा। प्रोफेसर की टेबल के ठीक सामने खाली स्टूल पर एक पुरानी लेदर की हैट, जो साफ तौर पर अच्छे दिन देख चुकी थी, उस औरत ने ध्यान से रखी, इससे पहले कि उस पर झुर्रियों वाला चेहरा बन जाए और वह गाना शुरू कर दे। ओह, तुम्हें शायद मैं सुंदर न लगूं, लेकिन जो तुम देखते हो उससे जज मत करो। अगर तुम्हें मुझसे ज्यादा स्मार्ट हैट मिल जाए तो मैं खुद को खा जाऊंगी। तुम अपने बॉलर काले रख सकते हो, अपने टॉप हैट चिकने और लंबे रख सकते हो, क्योंकि मैं हॉगवर्ट्स सॉर्टिंग हैट हूं और मैं उन सभी पर कैप लगा सकती हूँ। तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ भी छिपा नहीं है जिसे सॉर्टिंग हैट न देख सके। तो मुझे आजमाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ होना चाहिए। तुम ग्रिफिंडोर में हो सकते हो, जहाँ दिल के बहादुर लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत और बहादुरी ग्रिफिंडोर को सबसे अलग बनाती है। तुम हफलपफ में हो सकते हो, जहाँ वे इंसाफसंद और वफादार होते हैं। वे सब्र रखने वाले हफलपफ सच्चे होते हैं और मेहनत से नहीं डरते। या फिर समझदार रेवेन्क्लॉ में, अगर तुम्हारा मन तैयार है, जहाँ समझदार और ज्ञानी लोग हमेशा अपने जैसे लोग पालेंगे। या शायद स्लीथेरिन में तुम्हें अपने असली दोस्त मिलेंगे,
वे चालाक लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए कोई भी तरीका अपनाते हैं। तो मुझे पहन लो, डरो मत और किसी झंझट में मत पड़ो। तुम सुरक्षित हाथों में हो, हालांकि मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि मैं एक सोचने वाली टोपी हूँ। टोपी ने अपना गाना खत्म किया और सभी ने इस दिलचस्प नज़ारे की तारीफ में तालियां बजाईं। मैकगोनागल ने एक लिस्ट निकाली और छांटना शुरू किया। एबोट, है ना? निक से पहले कुछ लोग गए थे, जिसमें हरमाइन भी शामिल थी, जिसने कहानी की तरह ग्रिफिंडोर को अपना घर चुना। जब आखिरकार निक की बारी आई तो वह शांति से स्टूल के पास गया और जैसे ही टोपी उसके सिर पर रखी गई, वह बैठ गया। कितनी अजीब बात है। आमतौर पर जो लोग यहाँ बैठे हैं, उन्हें दुनिया में अपनी जगह का पता नहीं होता और इसे ढूंढने के लिए उन्हें मेरी मदद की जरूरत होती है। लेकिन तुम्हें न सिर्फ दुनिया में अपनी जगह का पता है, बल्कि मेरी अपनी मुश्किल का भी पता है। जैसा कि तुम्हें लगता है कि तुम किसी भी दूसरे घर में भी उतने ही कामयाब हो सकते हो, जो सच में सिर्फ तुम्हारी अपनी राय को ही टाई ब्रेकर बनाता है। लेकिन समझदारी से चुनो, क्योंकि तुम अपना जवाब कभी नहीं बदल सकते। हैक ने चुप होने से पहले कहा और निक को अपनी पसंद के बारे में आखिरी बार सोचने के लिए छोड़ दिया। प्रोफेसर हैरान थे जब 5 मिनट बीत गए और फिर भी किसी हाउस का नाम नहीं आया, लेकिन उन्हें पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। इस तरह की घटनाओं को हैक्सटॉल्स के नाम से जाना जाता था और आमतौर पर ऐसा तब होता था जब कोई स्टूडेंट एक से ज्यादा हाउस के लिए बराबर फिट होता था। सिर्फ डम्बलडोर स्टॉल के नतीजे को लेकर घबराया हुआ था, क्योंकि इससे उसे अपने प्लान बदलने पड़ सकते थे। आखिर में निक ने तय किया कि उसकी ओरिजिनल चॉइस सबसे अच्छी थी और हैक ने आखिरकार ग्रिफिंडोर चिल्लाकर कहा, जिससे डील हमेशा के लिए पक्की हो गई। निक के रोब उसके नए हाउस के सुनहरे और लाल रंग के हो गए और वह दूसरे स्टूडेंट्स की बधाई के बीच अपने हाउस की टेबल पर चला गया। निक को यह मजेदार लगा कि कैसे दो शरारती लोग फ्रेड और जॉर्ज वीजली ने मजाक में ग्रीड चुराने की कोशिश की और आखिर में फ्रेड के हाथ पर काटने का निशाना गया, जब वह जॉर्ज के चेहरे जैसा ज़ॉम्बी जैसा हो गया। दोनों में से किसी ने भी इसे पर्सनली नहीं लिया, क्योंकि वे समझ गए थे कि यह निक की तरफ से सिर्फ एक बचाव वाली शरारत थी। तुम्हें हमें दिखाना होगा कि तुमने ये कैसे किया दोस्त, जॉर्ज ने जोश में कहा और फ्रेड भी मान गया, भले ही उसने जो देखा उससे वह कितना भी परेशान क्यों न हो। निक ने कंधे उचकाए। तुम लोग बोगार्ट्स के बारे में जानते हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। दोनों बड़े लड़के एक पल सोचते हैं, फिर समझ नहीं पाते कि उसने ऐसा क्यों पूछा। क्या ये किसी के हमला करने से पहले के डर में बदल जाता है? उन्होंने एक ही समय में जोश में कहा। निक उनकी सिनजी पर हंसा, लेकिन सहमति में सिर हिलाया। हाँ, जब ऐसा लगता है कि कोई मुझसे चोरी करने की कोशिश कर रहा है तो ये जादू बोगार्ट्स की तरह काम करता है, उसने जानबूझकर मुस्कुराते हुए समझाया। जुड़वा बच्चे इस बात पर शर्मा गए कि उन्हें टोका जा रहा है, लेकिन वे बता सकते थे कि निक उन पर गुस्सा नहीं था और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने देखा कि जब वह ठीक कर रहा था तो उसकी अंगूठी का आकार बदल रहा था और वे उत्सुक थे। सच कहूं तो मुझे इस बात पर ज्यादा हैरानी है कि इतने कम लोगों ने इस पर ध्यान दिया है, निक ने ईमानदारी से कहा। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। इसे गलत मत समझना दोस्त, लेकिन तुम्हारे चेहरे के अलावा किसी और चीज को देखना मुश्किल है, फ्रेड ने गंभीरता से कहा, जिससे निक कंफ्यूज हो गया। क्यों? उसने उत्सुकता से पूछा। ये तुम्हारे माथे पर जो बुरा निशान है और वो आंखें हैं दोस्त, उनसे नजर हटाना मुश्किल है, जॉर्ज ने ईमानदारी से कहा। मुझे निशान तो दिख रहा है, लेकिन मेरी आंखों में ऐसा क्या दिलचस्प है? निक ने कंफ्यूज होकर पूछा। दोनों बच्चों ने एक दूसरे को देखा। हमें लगा था कि तुम हमें बता सकते हो दोस्त, वे सुनहरी हैं, बाज की तरह, उन्होंने एक साथ कहा। निक ने ये सुनकर त्योरियां चढ़ाई, क्योंकि उसे लगा था कि इसका उसकी छड़ी और अभी की जगह से कुछ लेना देना हो सकता है। जादू की तरह ये छड़ी भी अपने चलाने वालों के साथ साथ बढ़ती है और बहुत कम ही ये किसी बाहरी चीज के तौर पर दिखती है। आमतौर पर यह बहुत छोटा बदलाव होता है, जैसे जादूगर की आंख के सबसे छोटे हिस्से में हल्का सा बदलाव, जैसे डम्बलडोर की आंखें फीनिक्स जैसी छोटी सी हैं। निक ने सोचा कि उसकी छड़ी कितनी खास थी और हॉगवर्ट्स में कितनी शुद्ध जादू एनर्जी थी, इसलिए जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखों का रंग लगभग तुरंत बदल गया होगा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसे पक्का यकीन था कि यह बदलाव भी परमानेंट था, क्योंकि यह उसकी छड़ी से उसके कनेक्शन पर आधारित था। निक सिर्फ सच बता सकता था और कह सकता था कि उसे कोई आइडिया नहीं है, और जुड़वा बच्चों के सामने वैसी ही अंगूठियां लाने का ऑफर रखकर बात बदलने की कोशिश कर सकता था। उन्होंने देखा कि वह अपनी आंखों के बारे में और बात करने में हिचकिचा रहा है और खुशी खुशी उसके लालच में आ गए और बाद में डिटेल्स पर बात करने का वादा किया। सॉर्टिंग सेरेमनी अभी भी चल रही थी, इसलिए बातचीत बीच में ही रुक गई।
लेकिन निक को कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि उसने सोचा था, हैरी को भी ग्रिफिंडोर में डाल दिया गया, जिससे घर में हंगामा मच गया, जो जादूगर जीसस को पाकर बहुत खुश थे। रॉन को भी ग्रिफिंडोर में डाल दिया गया, लेकिन सच कहूं तो निक ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसकी वफादारी के लिए उसे हफलपफ के पास भेज दिया। किताबों में भी रॉन ने अपने दोस्तों को कभी सच में नहीं छोड़ा, भले ही उनसे कई बार झगड़ा हुआ हो, जिससे उसकी वफादारी साबित हुई। सॉर्टिंग हो जाने के बाद डंबलडोर फिर से पोडियम पर आए और बोलने लगे, मेरे पास टर्म शुरू होने के कुछ नोटिस हैं जिन्हें मैं अनाउंस करना चाहता हूं। प्लीज ध्यान दें कि जंगल में सभी स्टूडेंट्स के लिए पूरी तरह से मना है। साथ ही हमारे केयरटेकर मिस्टर फिल्च ने मुझे आपको याद दिलाने के लिए कहा है कि दाईं और तीसरी मंजिल का कॉरिडोर उन सभी के लिए आउट ऑफ बाउंड्स है जो सबसे दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहते। ये सब कहने के बाद मैंने बहुत कुछ कह दिया है और अब मैं आपको 4 शब्दों के साथ खाना खिलाना चाहता हूँ। बेवकूफ, बकवास, अजीब, बेवकूफ, उन्होंने कहा और टेबल पर ढेर सारा खाना आ गया। निक ने हैरानी से अपने पास रखा कप पकड़ा और उसमें रखे ऑरेंज कलर के जूस का एक घूंट लिया, लेकिन मुंह बनाया। प्यो, कद्दू के जूस का टेस्ट थोड़ा अजीब है, इसमें थोड़ा वनीला, शहद और दालचीनी मिलानी चाहिए। वह बुदबुदाया और उसे हैरानी हुई कि लिक्विड एक पल के लिए गायब हो गया और फिर थोड़ा गहरा रंग लेकर वापस आया। दोबारा चखने पर उसे लगा कि लिक्विड का टेस्ट अब कप में कद्दू पाई जैसा था, जो उसके लिए बिल्कुल ठीक था। थैंक्स, उसने बुदबुदाया। उसे लगा कि हाउस एल्फ स्टूडेंट्स की शिकायतें सुनने के लिए उनकी बातें सुन रहे हैं। खाना बहुत बढ़िया और अलग अलग तरह का था, लेकिन ज्यादातर इंग्लिश था, जिससे निक को थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि उसे कुछ टैको चाहिए थे। उसने ये कहा और मुस्कुराया। कुछ देर बाद उसके सामने 6 शानदार टैको आ गए और अगर वो प्रोफेसर की टेबल देख रहा था, तो डंबलडोर भी। बूढ़ा जादूगर निक के आने के बाद से ही उस पर पूरा ध्यान दे रहा था और इसलिए उसे पता था कि उसने जो नई अंगूठी पहनी है, वह क्या करती है। उनकी पिछली मुलाकात के बाद हेडमास्टर ने निक के बैकग्राउंड के बारे में पता किया और यह जानकर हैरान रह गया कि कुछ महीने पहले एक दिन वह अचानक से प्रकट हो गया था। उसने ओलिवेंडर से ये भी पूछा था कि उस लड़के को किस छड़ी से मैच किया गया था और जवाब सुनकर वह हैरान रह गया। हालांकि हैग्रिड ने लड़के की गारंटी दी थी, इसलिए डंबलडोर ने अपनी चिंताओं को कुछ जल्दबाजी में करने के लिए लुभाने नहीं दिया। जब निक को ग्रिफिंडोर में रखा गया, तो बूढ़े जादूगर ने राहत की सांस ली और लड़के पर अपनी नजर काफी कम कर दी। इसलिए जब हेडमास्टर ने देखा कि निक खास तौर पर घर के एल्फ से चीजें मांग रहा है, तो उसने भी उत्सुकता से वही चीजें मांगी और वह खुश हुआ कि उसने ऐसा किया। वे स्वादिष्ट थीं। दावत का मेन हिस्सा 30 मिनट तक चला, फिर आखिरी हिस्सा शुरू हुआ जिसमें हर तरह के डेजर्ट थे। हालांकि तब तक ज्यादातर लोग भर चुके थे। निक ने लालच में बाद के लिए कई टार्ट्स और कुकीज चुपके से रख दी और ध्यान नहीं दिया कि डंबलडोर को उसकी हरकतें देखकर हंसी रोकने में कितनी मुश्किल हुई। यह एक बचकानी हरकत थी जिससे बूढ़े जादूगर का थोड़ा मन भर गया और उसे अगले कुछ दिनों के लिए स्नैक्स भी मिले। हालांकि उसे सिर्फ दूसरे हिस्से के बारे में पता था। इसका मतलब यह नहीं था कि बूढ़े बकरे ने इस पूरे समय हैरी की उंगली पर चिड़िया के आकार की अंगूठी पर ध्यान नहीं दिया था। दावत खत्म होने के बाद हर हाउस के प्रीफेक्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को उनके डॉर्म रूम में ले गए, जहां उन्हें बताया गया कि अंदर कैसे जाना है और कुछ साफ नियम भी बताए गए, जैसे कि दूसरे जेंडर के बेडरूम में नहीं जाना। कुछ और भी नियम थे, लेकिन वे कॉमन सेंस की बातें थीं, जैसे हाउसमेट से चोरी न करना वगैरह। इसके बाद फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जो चाहे करने की छूट दे दी गई। हालांकि उन्हें 9 बजे के कर्फ्यू की वजह से कॉमन रूम में ही रहना था। तो तुम पहली बार में हो, चलो काम की बात करते हैं। फ्रेड और जॉर्ज निक को पकड़ने आए, जबकि हैरी और रॉन हैरान होकर देख रहे थे। जुड़वा उसे घसीटकर कॉमन रूम के एक प्राइवेट कोने में ले गए। तो तुम उनके लिए क्या चाहते हो? उन्होंने एक ही समय में एक्साइटेड होकर पूछा। निक ने शिकारी की तरह मुस्कुराया और उनके कंधों पर थपथपाते हुए अपना सिर हिलाया। बात यह नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ, बल्कि यह है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो, समझे? उसने शांति से कहा। दोनों जुड़वा बच्चों को अचानक ऐसा लगा जैसे वे मक्खियां हों जो अपनी मर्जी से मकड़ी के जाले में उड़ गई हों। 30 मिनट बाद दोनों जुड़वा निक को ऐसे छोड़कर चले गए जैसे वे किसी डिमेंटर के साथ वार्स करके आए हों, क्योंकि वे बेजान लग रहे थे। दूसरी तरफ निक खुशी से मुस्कुरा रहा था जब रॉन उसके पास आया। तुमने उनके साथ क्या किया? उसने हैरानी से पूछा। निक हंसा। वे मुझसे एक सर्विस चाहते थे और उन्होंने ब्लैंक चेक देने की गलती की, जिसका मैंने शुक्रगुजार होकर पूरा इस्तेमाल किया। चिंता मत करो, हालांकि उन्हें ठगा नहीं जा रहा है। उसने हंसते हुए समझाया। तुमने ऐसा क्या मांगा था जिससे वे ऐसे दिख रहे थे? हैरी ने हैरानी से पूछा।
कुछ सीरियस नहीं, बस एक छोटी ड्यूरेबल मैजिक फनेस। निक ने ऐसे कहा जैसे इसे ढूंढना मुश्किल नहीं था। महंगा भी नहीं था क्योंकि यह सिर्फ 15 गैलियन में काफी सस्ता था, लेकिन क्योंकि इसे लोगों की लिस्ट बहुत छोटी है जो असल में ऐसी चीज चाहते हैं, इसलिए वे असल में ऑर्डर पर ही बनते हैं। निक को ये कैसे पता चला? क्योंकि ये दुकान में एक की सिस्टम डिस्क्रिप्शन में था जिसे नॉर्मली पाने के लिए उसे 3000 पॉइंट्स देने पड़ते। तुम ऐसी चीज क्यों चाहोगे? रॉन ने हैरानी से पूछा। अच्छा ठीक है, मैं भूल गया कि अभी तक तुम्हारी जानकारी नहीं दी गई है, मैं एक रिंग स्मिथ हूँ। असल में हमारे पास जो कुछ भी है सब मैंने बनाया है। निक ने सनार और ग्रीड को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे भाई यहाँ कुछ ऐसा ही चाहते थे। उसने ग्रीड की तरफ इशारा किया, और मुझे अपना काम करने के लिए फनेस की जरूरत थी, बिना महल के जलने या फ्यूल खत्म होने की चिंता किए। यह इसमें शामिल सभी लोगों के लिए विन विन सिचुएशन है। हालांकि वे ऐसे इसलिए दिख रहे थे क्योंकि ऐसी फनेस में से एक मिलना बहुत मुश्किल है। उसने ईमानदारी से समझाया। रॉन ऐसा लग रहा था कि वह अपनी एक रिंग मांगने वाला था, लेकिन निक ने तुरंत उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह फ्री में काम नहीं करता जब तक कि वह बर्थडे या क्रिसमस का गिफ्ट न हो, और हैरी की रिंग की तरफ इशारा किया जो बर्थडे गिफ्ट थी। रेड हेड का दिल टूटा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर भी वह समझता था और उसने टॉपिक छोड़ दिया। उसके बाद वे सब उस दिन के लिए सो गए, जब उन्हें पता चला कि वे नेविल लॉन्गबॉटम के साथ एक कमरा शेयर कर रहे थे। अगला दिन रविवार था, इसलिए अगर वे चाहे तो महल घूमने जा सकते थे, जो निक ने बहुत चाहा। उस रात सोने के दौरान कोई एल्फ नहीं था, इसलिए निक सुबह 7 बजे फ्रेश महसूस करते हुए उठा और जाने के लिए तैयार था। कमरे में और कोई नहीं था, इसलिए उसने अपने कैजुअल कपड़े पहने और चलते चलते नाश्ते के लिए ग्रीड से ओटमील कुकी निकाली। उसने सबसे पहले तीसरी मंजिल को पूरी तरह देखा, जो वही थी जहां उसका कॉमन रूम था, बस फॉरबिडन कॉरिडोर को छोड़कर, और वहां मौजूद कुबड़ी चुड़ैल की मूर्ति के रास्ते का शॉर्टकट देखा। उसे किताबों से पता था कि वह वहां है, लेकिन पर्सनली उसे देखना कुछ ऐसा था जो करने लायक था। तो मैंने अपने रीडर्स के साथ ज्यादातर सब्र रखा है, लेकिन आप में से कुछ लोगों, ज्यादातर नहीं, ने कुछ चीजों के बारे में शिकायत की है जिन्हें मुझे लगता है कि मुझे ठीक करना चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, मैं आमतौर पर अपना मनोरंजन करने के लिए एक शौक के तौर पर लिख रहा हूँ, ये कहानी भी कोई अलग नहीं है। मैंने अपनी अगली कहानी चुनने के लिए अपने पैट्रियन पर एक पोल डाला और इसे ज्यादातर वोट मिले। मैं ये कहानी पैसे या ऐसी किसी चीज के लिए नहीं लिख रहा हूँ। मेरा पैट्रियन खास तौर पर इसलिए बनाया गया था ताकि जो कोई भी इसमें शामिल हो, वह इसलिए जुड़े क्योंकि उसे मेरी कहानियां पसंद आईं और वह मुझे सपोर्ट करना चाहता था। बाकी सबसे आगे एक्स्ट्रा 5 चैप्टर, उन्हें कुछ वापस देने का मेरा तरीका था। इसके बावजूद ये सारे कमेंट्स कि मेरा प्लॉट कितना खराब है या मैंने कहानी जिस तरह से लिखी वह गलत या अजीब था या जो भी हो, बेकार है। कहानी हर किसी को पसंद आने के लिए नहीं है, सिर्फ मुझे, और मैं अब तक इससे काफी खुश हूँ। मेरी बेवजह की शिकायतों की लिस्ट में अगला नंबर मेरे चैप्टर्स की लंबाई का है। वे हर बार 800 शब्द लंबे होते हैं। वे बिल्कुल भी छोटे नहीं होते, वे और छोटे नहीं हो रहे हैं, और उन्हें बड़ा होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं लगभग हर दिन नई चीजें पोस्ट करता हूँ। उसके बाद कहानी के प्लॉट के बारे में शिकायत करने वाले सभी लोग हैं, और यह कैसा लगता है कि यह छोटा है या कहीं कहीं छूट रहा है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि असल में कुछ हिस्सों में ऐसा ही है, और इसके अच्छे कारण भी हैं। किसी की बोरिंग रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में पढ़ना, जिसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं होता, बस बोरिंग होता है। मुझे ये लिखना पसंद नहीं है और मुझे इसे पढ़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं समय को एक ऐसे पॉइंट पर ले जाता हूँ जो सच में ध्यान देने लायक हो। अगली बात है उन शिकायतों की जो मुझे इस बारे में मिल रही है कि मैं कैरेक्टर कैसे लिखता हूँ या मैंने कैरेक्टर लिखे ही नहीं है। जब मैंने ये कहानी शुरू की तो मैंने कैरेक्टर को उनके बेसिक एलिमेंट तक सीमित कर दिया। हैरी एक इनसिक्योर लड़का था जो फिट होने के लिए बेताब था, जबकि डंबलडोर एक मैनिपुलेटिव, पैरानोइड बूढ़ा आदमी था जिसके इरादे अच्छे थे। शॉर्ट में कहें तो ये कैरेक्टर पर एकदम फिट बैठता है क्योंकि जेके ने खुद अपनी कहानियों में उन्हें ऐसे ही लिखा है। मैंने बस कैरेक्टर को अपनी कहानी की सिचुएशन के हिसाब से ढाला और उसी के साथ आगे बढ़ा। क्लीशे या ट्रॉप्स के बारे में मुझे जो भी कमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे लगता है कि यह कहना जरूरी है कि कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है, और इसलिए मुझे मजेदार चीजों पर आने से पहले सभी परेशान करने वाली बैकग्राउंड डिटेल्स सेट करनी होंगी। आप जानते हैं, जो चीजें अभी बेकार लगती है लेकिन बाद में जरूरी हो जाती है, वो बैकग्राउंड वाली चीजें। जब मैं चैप्टर्स लिख रहा होता हूं तो वे वहीं से आती हैं। ये सब कहने के बाद भी मैं यहाँ सिर्फ अपनी परेशानियां सबके सामने नहीं निकाल रहा हूँ,
मैं सच में इस बात की तारीफ करता हूँ कि दूसरे लोग मेरी कहानियां पढ़ते हैं और उन्हें पसंद करते हैं, और मुझे तब भी अच्छा लगता है जब लोग सही सवाल पूछते हैं, जैसे क्या उसका पक्षियों का राज थेस्ट्रल्स या वीला पर लागू होता है। इस तरह की बातें मुझे ये देखकर खुशी होती है कि लोग कहानी से जुड़ रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भविष्य के लिए क्या तय कर रहा हूँ और असल में क्या सिर्फ बकवास है। जो लोग उन ग्रुप्स का हिस्सा नहीं है जिनके लिए यह पोस्ट है, मैं उनसे माफी चाहता हूं कि आपको ये पोस्ट पढ़नी पड़ी और आपसे समझने के लिए कहता हूं। निक को चार्म्स क्लासरूम के साथ साथ कुछ और छोटी छोटी अच्छी चीजें भी मिली, जैसे कि एक खाली क्लासरूम में एक पपी की पेंटिंग के पीछे एक जगह छिपी हुई थी जहां पहुंचने के लिए आपको पेंटिंग में बॉल को हिलाना पड़ता था। यह एक छोटी सी जगह थी, लेकिन निक को लगा कि यह उन चीजों को छिपाने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है जिन्हें वह अपने पास नहीं रख सकता। चौथी मंजिल और भी बोरिंग थी क्योंकि उसे सिर्फ मैजिक क्लासरूम का इतिहास और हॉस्पिटल विंग मिला, जहां एक भी सीक्रेट रास्ता नहीं था जिसे वह 1 घंटे की कोशिश के बाद भी ढूंढ पाया, जो लिविंग पोर्ट्रेट्स के लिए बहुत मजेदार था। पांचवी मंजिल थोड़ी और दिलचस्प थी क्योंकि निक को म्यूजिक रूम, आर्ट रूम, प्रीफेक्ट का बाथरूम और मगल स्टडीज क्लासरूम मिला। बेशक कुछ पोर्ट्रेट भी थे क्योंकि ये चीजें महल में लगभग हर जगह थीं। लेकिन सबसे बड़ी खोज वह सीक्रेट कमरा था जो उसने सबसे पुराने पोर्ट्रेट से बात करके खोजा था। एक टॉर्च को 90 डिग्री दाईं ओर घुमाकर और फिर उसे ऊपर धकेलकर उसमें घुसा जा सकता था। इससे उसके बगल की दीवार अंदर की ओर मुड़ गई और छिपा हुआ कमरा दिखाई दिया जो पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और हर जगह जाले और टूटा हुआ फर्नीचर था। नहीं तो निक ने सोचा कि अगर उसे जरूरत महसूस हुई तो यह मना की गई चीजें करने के लिए एक परफेक्ट जगह होगी। छठी मंजिल वह थी जिसने निक को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया क्योंकि यह पूरी तरह से नॉर्मल थी, सिवाय फिलिज के स्टोर रूम के सीक्रेट रास्ते के, जहां वह जब्त की हुई सभी चीजें रखता है। निक को पूरा यकीन था कि इसी तरह ट्विंस ने गुस्सेल बूढ़े स्क्विब से लुटेरों का मैप चुराया था। वह 7वीं मंजिल पर चला गया, जिसके बारे में उसे बिना किसी शक के पता था कि वहां कुछ एक्साइटिंग होगा। उसे भविष्यवाणी करने वाली क्लासरूम, तीसरी मंजिल पर वापस जाने का एक सीक्रेट रास्ता और बेशक जरूरत का कमरा मिल गया। जब वह कमरे में पहुंचा तो निक को बिना किसी दिक्कत के तुरंत पता चल गया कि उसे क्या चाहिए। वह बर्नाबस की टेपेस्ट्री के सामने आगे पीछे टहलता रहा और अपने मन में मुझे सारा खोया हुआ पैसा चाहिए, ये वाक्य 3 बार दोहराता रहा, जिससे टेपेस्ट्री के बगल वाली खाली दीवार पर एक साधारण सा दरवाजा बन गया। दरवाजा खोलते ही निक ये देखकर हैरान रह गया कि कमरे में असल में ज्यादा पैसे नहीं थे, बस लगभग 1 फुट ऊंचा एक छोटा सा ढेर था। उसने कमरे में सिक्कों को टाइप के हिसाब से अलग करने को कहा, जिससे उसे पता चला कि उनमें से ज्यादातर कांसे के सिक्के थे, दूसरे नंबर पर चांदी की हंसिया और आखिर में सोने के गैलियन थे। असल में पूरे ढेर में सिर्फ 62 गैलियन थे। उसने सब कुछ ले लिया क्योंकि पैसा तो पैसा होता है, लेकिन उसे और ज्यादा की उम्मीद थी। लालच में सारा पैसा इकट्ठा करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि घर के एल्व्स शायद ज्यादातर खोए हुए पैसे इकट्ठा करके डम्बलडोर को दे देते हैं, इसलिए जो उसे मिला वह शायद वही था जो किसी वजह से उनसे छूट गया था। फिर वह कमरा छोड़कर चला गया, जिससे दरवाजा ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी था ही नहीं, और वह फिर से टहलने लगा। लेकिन इस बार उसे सारी खोई हुई जादुई मेटल की चीजें चाहिए थी, और सच में कमरे में बहुत सारी चीजें थीं। कमरे के अंदर मेटल की चीजों का एक छोटा पहाड़ था जो सभी जादुई मेटल से बनी थी। उनमें से ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें थीं, जैसे ड्रैगन स्टील जो असल में ड्रैगन की आग से बना स्टील था, जादू यहाँ काम की, असल में नहीं। उसे कुछ अच्छी चीजें भी मिली जैसे मित्रिल, ओरिचिलकम, गोबलिन सिल्वर और यहाँ तक कि बहुत रेयर स्टार मेटल भी। अच्छी चीजें बहुत कम थीं, इसलिए वे सब मुश्किल से लालच में आ गईं और किसी और चीज को छुआ तक नहीं, जिससे उसे पता चल गया कि अब जाने का समय हो गया है। उसकी अंगूठी में लगे मेटल ही बहुत कीमती थे और उसके जमा किए हुए असली पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थे। क्योंकि 7वीं मंजिल पर उसे जो मिला था उसके अलावा कुछ भी दिलचस्प नहीं था, इसलिए वह चला गया। तीसरी मंजिल का शॉर्टकट निक के लिए दूसरी मंजिल तक पहुंचना आसान बना देता है और वह उस जगह को अच्छी तरह से खोजने लगता है। उसे डार्क आर्ट्स क्लासरूम के साथ साथ हेडमास्टर के ऑफिस और मोर्निंग मर्टल्स बाथरूम से भी बचाव का रास्ता मिल गया। जहां तक सीक्रेट रास्तों की बात है, ये जगह उनसे भरी हुई थी क्योंकि किले के हर फ्लोर तक जाने के लिए एक रास्ता था, कभी कभी तो कई फ्लोर तक। निक का मन सीक्रेट चैम्बर में घुसने का हुआ, लेकिन लॉजिक जीत गया और उसने ऐसा न करने का फैसला किया। पहली मंजिल पर अर्थमेंसी क्लासरूम, एंशिएंट रूल्स क्लासरूम, लाइब्रेरी और डंजन का एंट्रेंस था। यहाँ कुछ छिपे हुए रास्ते थे, लेकिन ज्यादातर सीक्रेट रास्ते काफी जाने पहचाने थे और स्टूडेंट्स के लिए आसानी से घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे।
निक इसी समय के आसपास दूसरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मिला जो कैसल एक्सप्लोर कर रहे थे, जैसे टेरी बूट, दोनों पाटिल ट्विंस पद्मा और पार्वती, जिन्हें किसी तरह अलग अलग घरों में रखा गया था, और डैफ्ने ग्रीनेग्रास से भी। इनमें से आखिरी ने हॉलवे में उसके पास से गुजरते हुए उसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन निक अगर उसका ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करता तो वह खुद नहीं होता। तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं। तुम कौन सा साबुन इस्तेमाल करती हो? उसने मासूमियत दिखाते हुए पूछा। ठंडी सांवली लड़की उस शौक से लगभग गिर ही गई जो ग्रिफिंडोर में किसी के उससे बात करने से आया था जो स्लीथेरिन में था। वह मुश्किल में फंस गई थी क्योंकि वह पवित्र 28 में से एक की प्योरब्लड वारिस और स्लीथेरिन हाउस की मेंबर दोनों थी। असली प्रॉब्लम उसकी अपनी पर्सनल सोच के रूप में आई, जो कहती थी कि निक जैसे मगलबॉर्न से बात करने में कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि ब्लड सुपीरियोरिटी बकवास है। उसकी सबसे अच्छी दोस्त आखिर एक हाफ ब्लडेड विच थी और उतनी ही टैलेंटेड थी जितनी दूसरी प्योरब्लड से मिली थी। हॉस्टेल, नेटल और लवेंडर ऑयल। उसने अजीब तरह से बुदबुदाया और फिर शर्मिंदगी से भाग गई। निक इस बातचीत पर मुस्कुराया और इसे अपनी जीत समझा। साथ ही मन लड़की के जवाब पर भी ध्यान दिया क्योंकि उसके बाल सच में बहुत अच्छे लग रहे थे, मुलायम और रेशमी गहरे भूरे रंग के, जिनमें अच्छी रिफ्लेक्टिवनेस थी। शायद ये ध्यान देने वाली अजीब बात थी, लेकिन निक एक रिंगस्मिथ था जिसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। पाटिल ट्विंस को अपने आसपास से ज्यादा स्कूल में दिलचस्पी थी, इसलिए उसने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। लेकिन टेरी बूट एक अजीब इंसान था जिसने निक को एक्साइटेड देखकर उसे ढूंढ निकाला। तुम्हारे पास जो अंगूठी है वह बहुत कूल है दोस्त। ये किस काम आती है? भूरे बालों वाले लड़के ने ग्रीड को हैरानी से देखते हुए पूछा। निक थोड़ा हैरान था कि लड़के ने अंगूठी देखी थी क्योंकि जुड़वा बच्चों के अलावा वह अकेला स्टूडेंट था जिसने देखी थी। यह एक स्टोरेज रिंग है जो किसी की सबसे ज्यादा दर में बदल जाती है और अगर वे इसे चुराने की कोशिश करते हैं तो उन पर हमला कर देती है। निक ने ईमानदारी से बताया क्योंकि इसे छिपाने का कोई कारण नहीं था क्योंकि यह वैसे भी आखिरकार सामने आ ही जाती। टेरी खुशी से मुस्कुराया, कूल। मेरे पापा एक जादूगर हैं इसलिए मैं पूरी जिंदगी जादू वाली चीजों के बीच पला बड़ा हूं और मैंने ऐसी अंगूठी कभी नहीं देखी। उसने उत्सुकता से समझाया। वैसे टेरी बूट, उसने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। निक ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। निकोलस आयरन, मुझे यह अंगूठी गर्मियों में मिली थी और यह अब तक मेरे पसंदीदा जादू में से एक है। उसने गर्व से कहा। साफ है कि जिसने इसे बनाया था उसने बोगात से प्रेरणा ली होगी। सच कहूं तो अगर यह गोबलिन ने बनाई थी तो इसमें कोई शक नहीं, वे कितने खतरनाक छोटे बदमाश होते हैं। टेरी ने हमेशा हिलती हुई अंगूठी की तारीफ करते हुए कहा। निक इस पर अजीब तरह से हंसा क्योंकि इसे उसी ने बनाया था। आह, मैं एंथनी से मिलना तो भूल ही गया था, ऐसे जाने के लिए सॉरी। निक, टेरी ने अचानक कहा, जब उसे याद आया कि निक को देखने से पहले वह क्या कर रहा था और वह तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चला गया। वह काफी दिलचस्प लग रहा है, निक ने हंसते हुए सोचा और फिर चलने लगा। खिड़कियों के बाहर का नजारा बहुत सुंदर था क्योंकि सूरज काली झील से रिफ्लेक्ट हो रहा था और क्विडिच पिच के आगे दूर तक मना किया हुआ जंगल डरावना लग रहा था। निक ने आखिरकार खुद को अकेला पाया और दोबारा चेक करने के बाद कि वह सच में अकेला है, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने जादुई सेंस को बढ़ाया। वह तुरंत हैरान रह गया क्योंकि उसे अपने आसपास बहुत ज्यादा जादू महसूस हुआ, जिसमें उसके कपड़ों पर चिपका हुआ थोड़ा सा जादू भी शामिल था। निक ने दांत पीस लिए और बाकी जादू को नजरअंदाज करके अपने कपड़ों से जुड़े चार्म पर ध्यान देने की कोशिश की ताकि उसका मकसद समझ सके। उसे लगा कि यह किसी गलत इरादे से नहीं किया गया था, लेकिन यह जादू खुद साफ तौर पर एक ट्रैकिंग वाला था। निक को पक्का नहीं था कि सभी स्टूडेंट्स के कपड़ों पर यह जादू था या नहीं, लेकिन वह सोच सकता था कि इसके पीछे कौन हो सकता है। निक जादू के प्रति अपनी एक्टिव सेंसिंग के रूप में जो क्रेजी सेंसिटिविटी रखता था, उसका इस्तेमाल न करने का कारण ट्रेन से उतरने के बाद उसे मिला रिएक्शन था। उसके आसपास इतना ज्यादा एम्बियंट मैजिक था कि जब वह अनाथालय में अपने आसपास स्कैन करने गया तो उसकी नाक से खून बहने लगा, जैसा कि उसे आदत थी। वह बता सकता था कि जादू में इस अचानक तेजी के साथ एडजस्ट होने में उसके सेंस को थोड़ा समय लगेगा और उनके इस मौजूदा इस्तेमाल से भी उसकी नाक लाल हो गई थी। निक ने इस मामले पर जोर देना बंद कर दिया और एक पल के लिए दीवार को पकड़े रहा, तभी उसे चक्कर आने लगा। जैसे ही दुनिया घूमना बंद हुई, उसने धीरे से दीवार छोड़ी और अपने होंठ को छुआ, जहां उसे थोड़ा खून मिला। नैन, पानी, उसने शांति से एल्विश में कहा और अपनी छड़ी को आगे बढ़ाया, जिससे हवा में शुद्ध पानी का एक छोटा गोला दिखाई दिया। अपनी छड़ी को ध्यान से घुमाते हुए निक ने पानी के गोले को अपने चेहरे पर ले आया
जहां उसने बिना शीशे के जितना हो सका खून को धो दिया। काम खत्म करने के बाद निक ने पास की खिड़की से पानी बाहर निकाल दिया और महल की खोज जारी रखने के लिए वहां से चला गया। उसे ट्रांसफिग्रेशन क्लासरूम मिला और हैरानी की बात है कि प्रोफेसर मैकगोनागल खुद उसमें सुबह की चाय का मजा ले रही थी। मिस्टर आयरन, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? उसने उसे क्लासरूम के दरवाजे के बाहर देखकर पूछा। अभी नहीं प्रोफेसर, मैं बस महल में अपनी दिशा जानने के लिए घूम रही थी और मैंने देखा कि आप इस कमरे में मुझे रोक रहे हैं। निक ने ईमानदारी और प्यार से जवाब दिया। अब तक आपकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है? बुजुर्ग चुड़ैल ने हैरानी से पूछा। बहुत बढ़िया प्रोफेसर, मैंने अपनी लिस्ट से दूसरी से 7वीं मंजिल पहले ही खाली कर दी है और मुझे सिर्फ इसी मंजिल और कालकोठरी के बारे में पूरी जानकारी चाहिए ताकि महल के ज्यादातर हिस्से के बारे में पूरी जानकारी हो सके। उसने ईमानदारी से जवाब दिया। मैकगोनागल ने इस पर हैरानी से भौहें चढ़ाईं। मैं मानती हूँ कि यह एक जबरदस्त स्पीड है। मुझे उम्मीद है कि कल आने पर तुम्हें क्लास के लिए टाइम पर आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने सीरियसली पूछा। निक ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जब तक कुछ अजीब न हो जाए जिससे मुझे देर हो जाए, मुझे अपने हाउसमेट्स में से सबसे पहले पहुंचने वालों में से होना चाहिए, उसने कॉन्फिडेंस से कहा। बुजुर्ग चुड़ैल के मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। बहुत अच्छा नौजवान, मैं तुम्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगी, अब जाओ, उसने उसे दूर भगाते हुए कहा। वह उतनी सख्त भी नहीं थी जितना किताबों में बताया गया था, हालांकि फिर भी मेरी बातचीत शायद इसलिए थी क्योंकि मैं न तो मुसीबत में था और न ही क्लास में, निक ने जाते हुए सोचा। जैसे जैसे समय बीतता गया और महल में लंच का समय हो गया, उसे और भी लोग मिलने लगे और दूसरों को लगा कि उन्हें पता ही नहीं है कि दूसरी क्लास कहाँ है। उसे फ्रूट बाउल पेंटिंग मिली जो शायद किचन की ओर जाती थी और उसने देखा कि वह हफलपफ कॉमन रूम के ठीक पास थी जो वाइन सेलर के पास एक बैरल में छिपा हुआ था। तहखाने वाइन सेलर के आगे थे और काली झील के नीचे जाते थे, जिससे पता चलता है कि पूरे इलाके का तापमान लगभग बहुत ठंडा क्यों था। आर्किटेक्चर के हिसाब से कुछ चीजों को छोड़कर बाकी महल से बहुत कम अलग था। पहला, लगभग हर चीज पर सांप के डिजाइन का दिखना। दूसरा, बेकार जेल की कोठरियों की बहुत ज्यादा संख्या, क्योंकि यह बेशक एक तहखाना था। आखिर में पोषण क्लासरूम और सामान रखने का कमरा था जो उससे ज्यादा दूर नहीं था। निक ने महल के इस हिस्से में बहुत सारे स्लीथेरिन स्टूडेंट्स को देखा और उन्होंने भी उसे जरूर देखा। तुम वहां, मडब्लड, उसने एक बहुत ही परेशान करने वाली आवाज सुनी जो एक बुरा शब्द कह रही थी और उसके मालिक पर हैक्स का इस्तेमाल न करने के लिए उसे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी। तुम क्या चाहते हो माल्फॉय? निक ने चिढ़कर कहा। गोरा लड़का एक पल के लिए जम गया क्योंकि उसने खुद को निक की सुनहरी आंखों को घूरते हुए पाया। देखो, मैंने तुम्हें यहाँ नीचे हवा खराब करते हुए देखा और इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। माल्फॉय जल्दी से संभला और जोर से मजाक उड़ाते हुए कहा। जरूर, आगे बढ़ो, मुझे यकीन है कि प्रोफेसर स्नैप को माल्फॉय के बारे में और सुनना अच्छा लगेगा। निक ने उसी प्रोफेसर को देखते हुए कहा जो अभी अभी पास के कोने से मुड़ा था और उन दोनों को देखा था। माल्फॉय निक की नजर में आने के लिए मुड़ा और ये देखकर कि स्नैप सच में अपने हमेशा की तरह रेस्टिंग बिच फेस के साथ वहीं खड़ा था, वह बस दांत पीसकर गुस्से में वहां से चला गया। ये देखकर कि कुछ नहीं हुआ, स्नैप लगभग निराश लग रहा था और उसने निक को नजरअंदाज करके उदास होकर पोषण क्लासरूम में जाने का फैसला किया। उस आदमी को दिक्कतें हैं। खैर, मेरा यहाँ से काम खत्म हो गया है, तो मुझे लगता है कि मैं बाकी दिन लाइब्रेरी में बिता सकता हूँ। निक ने तहखाने से निकलने और पहली मंजिल के हॉल से होते हुए महल के पूर्वी हिस्से में लाइब्रेरी तक जाने से पहले सोचा। लाइब्रेरी निक के लिए एक डरावनी जगह थी क्योंकि लाइब्रेरियन इर्मा पिंस न केवल एक सख्त औरत थी जो ऐसी दिखती थी जैसे उसे अपनी कीमती किताबों को छूने वाले किसी भी व्यक्ति से नफरत हो, बल्कि यह घटिया चीज कभी खत्म न होने वाली लग रही थी क्योंकि निक को बुकशेल्फ की लाइनों का कोई अंत नहीं दिख रहा था। निक ने जब लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशन देखा तो वह गुस्से में अपने बाल नोचने लगा। मतलब असल में कुछ भी नहीं। एक समय लाइब्रेरी में कुछ हद तक ऑर्डर था, लेकिन साफ है कि लाइब्रेरियन की पिछली पीढ़ियों ने इसे छोड़ दिया था क्योंकि निक को सेकंड ईयर एरिया में फिफ्थ ईयर की किताबें और चार्म्स सेक्शन में पोषण पर एक किताब भी मिली। ये तो लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्सों में मिली उन किताबों के बारे में भी नहीं था जो ऐसी लग रही थी जैसे सदियों में छपी हो, जो शायद सच भी हो। रिचुअल्स, सैक्रिफाइस, मैजिकल क्राफ्ट, क्वेरिटोलॉजी, ग्रैंड मेकिंग और ज्यादा एडवांस्ड या खतरनाक सब्जेक्ट्स पर किताबें साफ दिख रही थी, जिससे निक को लगा कि रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन ध्यान भटकाने वाला है। अच्छी बात यह है कि मैं शायद पिछली कुछ पीढ़ियों के जादूगरों से कहीं ज्यादा जानकार हो जाऊंगा, निक ने सोचा और आर एस ब्लैक की ए बिगिनर्स गाइड टू रिचुअल्स नाम की एक किताब उठाई।
रिचुअल्स को मोटे तौर पर 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: सैक्रिफाइसल, ऑब्लिगेटरी, फाइनाइट और फ्यूजन। इससे पहले कि मैं इस तरह के रिचुअल्स के बारे में गहराई से जानूं, मैं उन सभी के लिए एक वार्निंग लिखूंगा जिनसे ये जुड़ा हो। रिचुअल्स एक सटीक कला है जिसे बनाने में कोई गलती नहीं होती, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती के खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। आपको पहले ही चेतावनी दे दी गई है। निक के चेहरे पर एक गंभीर भाव था जब वह उस किताब का एंट्री हिस्सा पढ़ रहा था जिसे उसने उठाया था, हालांकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह किस भाषा में है। किसी भी भाषा को पढ़, लिख और बोल पाना निक के लिए पहले से ही काम आ रहा था, क्योंकि हॉगवर्ट्स में ज्यादातर किताबें मर चुकी या विदेशी भाषाओं में थीं। जहां तक निक को पता था, इस इलाके की एक किताब तो यूनिफॉर्म में भी लिखी गई थी। किताब में दी गई चेतावनी ने उसे उत्सुक और सावधान दोनों बना दिया था, क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह जादुई रूप से क्या देख रहा है। दुनिया के जादुई पहलू के बारे में उसके पास बहुत ज्यादा जानकारी की कमी थी, और जब तक वह इस समस्या को ठीक नहीं कर लेता, तब तक उसने किसी भी अतिरिक्त विषय में जाने से इनकार कर दिया। इस प्राचीन सेक्शन के बारे में एक अच्छी बात यह थी कि उसे इन खोई हुई या विदेशी भाषाओं में जादू की बुनियादी बातों पर किताबें भी मिली, जिनका इस्तेमाल वह पुराने और आधुनिक जादुई बुनियादी बातों के बारे में अपनी निजी जानकारी बढ़ाने के लिए कर सकता था। यह मजेदार था कि कोई काम कितना मुश्किल हो जाता है जब उससे जुड़ी जरूरी जानकारी भाषा की रुकावट में बंद हो। हाँ, अगर आपके पास टैलेंट और बस काफी जानकारी है, तो आप धीरे धीरे शुरू से अपनी जरूरत की चीज बना सकते हैं, लेकिन ये बेकार था और ये दिखा। 1000 साल पहले डम्बलडोर के लेवल के जादुई लोग हर जगह थे, लेकिन जैसे जैसे पीढ़ियां आगे बढ़ी, वे धीरे धीरे गायब हो गए और आलस और नाकाबिलियत इतनी बढ़ गई कि जो कभी आम जानकारी थी, उसे अस्पष्ट माना जाने लगा। निक की एक थ्योरी थी कि इतनी सारी फॉरबिडन किताबें एंशिएंट सेक्शन में इसलिए थी क्योंकि डम्बलडोर को असल में नहीं पता था कि उनमें क्या है, और इसलिए उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर दिया था। शायद मेरे लिए ज्यादा, निक ने मुस्कुराते हुए सोचा और नॉर्मल सेक्शन में जाकर नॉर्मल फंडामेंटल किताबें ढूंढने लगा। जब 6 बजे डिनर का समय हुआ, तो उसे सचमुच 2 किताबें मिल गईं जिनमें फंडामेंटल नॉलेज थी। शायद अभी के लिए यही काफी है, उसने उदास होकर सोचा, जब उसने मिस पिंस के गुस्से के नीचे किताबें चेक की। डिनर पिछली रात जैसा ही था, बस खाने का सिलेक्शन काफी इंग्लिश था। टेबल पर आए टैको को छोड़कर, जिसने ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज और खुश कर दिया था। जब डिनर हो गया, तो सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने अपने पूरे साल का शेड्यूल कॉमन रूम में बोर्ड पर लगा दिया, और वह इस तरह था: सोमवार 7-8 45 ब्रेकफास्ट, 9-10 पोषण, 10:15 15 हर्बोलॉजी, 11:15 to 12:45 लंच, 1-2 हर्बोलॉजी, 2:15 फ्री पीरियड, 6-8 डिनर। मंगलवार 7-8 45 ब्रेकफास्ट, 9-10 हिस्ट्री ऑफ मैजिक, 10 15-11 15 चार्म्स, 11 15-12 45 लंच, 1-2 चार्म्स, 2-6 फ्री पीरियड, 6-8 डिनर। बुधवार 7-8 45 ब्रेकफास्ट, 9-10 फ्लाइंग, 10 15-11 15 एस्ट्रोनॉमी, 11 15-12 45 लंच, 1-2 डार्क आर्ट्स के खिलाफ डिफेंस, 2-6 फ्री पीरियड, 6-8 डिनर। गुरुवार 7-8 45 ब्रेकफास्ट, 9-10 DADA, 10 15-11 15 हिस्ट्री ऑफ मैजिक, 11 15-12 45 लंच, 1-2 ट्रांसफिग्रेशन, 2 15 to 3 15 ट्रांसफिग्रेशन, 3 30-6 फ्री पीरियड, 6-8 डिनर। शुक्रवार 7-8 45 ब्रेकफास्ट, 9-10 एस्ट्रोनॉमी, 10 15-11 15 चार्म्स, 11 15-12 45 लंच, 1-2 पोषण, 2 15 to 3 30 पोषण, 3 30-6 फ्री पीरियड, 6-8 डिनर। शनिवार और रविवार खाली समय। अगला, निक को शेड्यूल से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि यह बिल्कुल ठीक था और इससे उन्हें काफी खाली समय भी मिल जाता था। ग्रिफिंडोर में ज्यादातर दूसरे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट अपने पहले दिन सबसे पहले स्लिथेरिन के साथ पोषण पीने के बारे में शिकायत करते थे। तुम्हें पता है, अगर तुम सिर्फ अपने पोषण पर ध्यान दोगे तो तुम ठीक रहोगे, है ना? निक ने जोर से कहा ताकि सब उसे सुन सके। सब कहते हैं कि स्नैप हम ग्रिफिंडोर वालों से नफरत करता है। सीमस फिनिगन ने परेशान होकर कहा। शायद करता है, लेकिन अगर हम उसे कोई वजह नहीं बताते तो वह पॉइंट्स तो नहीं काट सकता, है ना? निक ने सुझाव दिया और सब एक पल के लिए सोचने लगे, फिर सहमति में सिर हिलाया। हैरी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, हो सकता है कि कल वह तुम्हें बिना वजह थोड़ा परेशान करे क्योंकि तुम फेमस हो। निक ने चेतावनी देते हुए कहा।
हैरी को अकेला देखकर दुख हुआ, लेकिन फिर भी उसने समझते हुए सिर हिलाया। मुझे हैरानी है कि जब हैरी उसके उन सवालों के जवाब देगा तो वह बड़ा बुरा चमगादड़ कितना गुस्सा होगा। निक ने हंसते हुए सोचा और कल की तैयारी के लिए एक स्टडी ग्रुप का सुझाव दिया और उसके ज्यादातर हाउसमेट सहमत हो गए। निक ने बेशक इसे मजेदार बना दिया क्योंकि नॉर्मल पढ़ाई ग्रिफिंडर पर काम नहीं करेगी और उसने पोशन बुक नॉलेज से जुड़े 20 सवालों का एक गेम खेला। लेकिन एक घने बालों वाली लड़की ने हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करके गेम लगभग खराब कर ही दिया था, जब तक कि निक ने 3 सवालों के बीच स्पेसिंग का नियम लागू करके उसे रोक नहीं दिया। इससे लड़की को उसके बाद हर चौथे सवाल का सही जवाब देने से नहीं रोका जा सका, लेकिन कम से कम बाकी सबको मौका तो मिला। इससे दूसरों को भी उस पर गुस्सा होने से बचाया गया क्योंकि वह एक ऐसी लड़की है जिसे सब कुछ पता है। सच कहूं तो उसे शायद रेवेनक्लो ज्यादा पसंद था, क्योंकि वह सोचती है। निक ने एकोनाइट से जुड़ा एक और मुश्किल सवाल पूछते हुए सोचा। सिर्फ हरमाइन को ही यह एहसास हुआ कि सवालों के सारे जवाब जानने वाला अकेला इंसान निक था जो उनका जवाब दे रहा था। उसे वह अजीब लगा क्योंकि उसके उलट वह अपने साथियों के बीच काफी पॉपुलर लग रहा था, भले ही वह साफ तौर पर उतना ही जानकार था जितना हरमाइन। वह बस यह नहीं समझ पा रही थी कि कैसे, चाहे वह दूसरों के साथ उसकी बातचीत कितनी भी देखे। अगर उसने सच में निक से पूछा होता तो वह हंसता और उससे कहता कि लोग लॉजिकल नहीं होते जो सिर्फ फैक्ट्स चाहते हैं, और जैसे ही वह उनके साथ ऐसा बर्ताव करना बंद कर देगी वह ठीक हो जाएगी। बेशक रात बिना उस बातचीत के खत्म हो गई क्योंकि हरमाइन खुद से सीखने को लेकर थोड़ी जिद्दी थी। फिर भी कहानी के उलट पहले साल के ज्यादातर ग्रिफिंडोर को अब कम से कम पोशन थ्योरी और इंग्रेडिएंट्स की अच्छी समझ थी। निक को कोई शक नहीं था कि स्नैप शायद उनकी यादों में झांककर इसका कारण पता लगाएगा और निक को इसके सेंटर में पाएगा। अगर वह ऐसा करता है तो इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि सनार जेंटल लेजिलिमेंसी को नामुमकिन बना देता है, और जब तक वह बहुत सारे गवाहों द्वारा मिनिस्ट्री को रिपोर्ट नहीं करवाना चाहता, हार्ड लेजिलिमेंसी भी टेबल पर नहीं है। निक ने घमंड से सोचा। नाश्ते में मोटे पैनकेक, सॉसेज और ग्रेवी वाले अंडे थे। निक ने उसे दिन भर के लिए तैयार किया, जबकि उसके क्लासमेट स्नैप की आने वाली क्लास को लेकर घबरा रहे थे। निक ने पक्का किया कि वह अपने किसी भी ग्रिफिंडर हाउसमेट से पहले पोशन क्लासरूम में पहुंच जाए क्योंकि उसे शक नहीं था कि मैगोनागल सच में उससे अपनी बात मनवा लेगी। एक ऐसी चुड़ैल को गुस्सा दिलाना जो तुम्हें सचमुच एक डोरमेट में बदल सकती है। निक को आखिरकार एक बुरा आइडिया लगा। ज्यादा से ज्यादा लोग कमरे में आने लगे और घर के आधार पर खुद को बांटने लगे, जिससे निक थोड़ा चिढ़ गया। इसलिए उसने चीजों को थोड़ा मजेदार बनाने का फैसला किया और शरारत से डैफनी ग्रीनग्रास के बगल में बैठ गया। जिस लड़की की बात हो रही है उसे हैरानी हुई, जबकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त ट्रेसी डेविस ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या ये ज्यादा मजेदार नहीं है? निक ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। बाकियों का क्या? ट्रेसी ने हैरानी से पूछा। भाड़ में जाए, सिर्फ वही लोग जिन्हें मैं जरूरी समझता हूँ वे ही बता सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी कैसे जीऊं। निक ने मजबूती से कहा। यह जवाब सुनकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं, लेकिन दोनों मुस्कुराईं और सहमति में सिर हिलाया। निकोलस आयरन और मैं तुम दोनों के साथ काम करने का इंतजार कर रहे हैं, निक ने विनम्रता से कहा। ट्रेसी डेविस, वैसे ही, ट्रेसी ने कहा, और डैफ्ने ने धीरे से कहा, डैफ्ने ग्रीनग्रास, वैसे ही। और इस तरह निक की स्लीथरिन लड़कियों की जोड़ी से पक्की जान पहचान हो गई। नतीजतन हैरी, रॉन और हरमियोन कैनन की तरह साथ काम करने लगे। हालांकि जब रॉन ने निक को 2 स्लीथरिन लड़कियों के साथ शांति से बातें करते देखा तो वह बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। जल्द ही क्लास का समय हो गया और स्नैप अपने काले कपड़े पीछे घसीटते हुए खतरनाक नजरों से अंदर आया। उसने रोल कॉल लिया लेकिन हैरी का नाम सुनकर रुक गया। हाँ हाँ, उसने धीरे से कहा, हैरी पॉटर, हमारा नया सेलिब्रिटी। माल्फॉय और उसके साथी हंसे। तुम यहाँ दवा बनाने का बारीक साइंस और सही कला सीखने आए हो, उसने कहना शुरू किया, लेकिन फुसफुसाने से भी ज्यादा जोर से बोलने पर भी सबने उसे साफ सुना। क्योंकि यहाँ बेवकूफी भरी जादू टोना ज्यादा नहीं होता। तुम में से कई लोग शायद ही यकीन करेंगे कि यह जादू है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम सच में धीरे धीरे उबलती कड़ाही की खूबसूरती, उसके चमकते धुएं, इंसान की नसों में बहने वाले लिक्विड की नाजुक ताकत, मन को मोहित करने वाली, इंद्रियों को फंसाने वाली ताकत को समझ पाओगे। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि शोहरत को बोतल में कैसे भरना है, शान कैसे बनानी है, यहाँ तक कि मौत को भी कैसे रोकना है, अगर तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैं आमतौर पर सिखाता हूँ। सब चुप थे, उसकी बात सुनकर खुश हो गए थे। पॉटर, उसने अचानक हैरी को आवाज देते हुए कहा, अगर मैं वर्मावुड के मिश्रण में एस्फोडेल की जड़ का पाउडर मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा?
उसने गंभीरता से पूछा। जिंदा मौत का घूंट, सर, हैरी ने सम्मान और ईमानदारी से कहा। स्नैप हैरान रह गया कि हैरी को जवाब पता था, लेकिन वह जल्दी से संभल गया। अगर मैं तुमसे बेज़ुआ ढूंढने के लिए कहूं तो तुम कहां ढूंढोगे? उसने शांति से पूछा। एक बकरी में, सर, हैरी ने फिर जवाब दिया, जिससे वह आदमी हैरान रह गया। आखिरी सवाल, पॉटर, मोंकशूट और वुल्फ्सबेन के बीच। उसने अब बहुत कम टकराव वाले अंदाज में पूछा। ये एक ही चीज है प्रोफेसर एकोनाइट, हैरी ने फिर भी इज्जत से कहा। स्नैप ने बाकी क्लास को घूरने से पहले थोड़ा गुर्राया। अच्छा, तुम इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? उसने गुस्से में पूछा, लेकिन निक ने देखा कि वह आदमी उसे एक नजर देख रहा था। लेकिन जब सनार ने उसके लेजिटिमेसी थ्रेड्स फाड़ दिए तो वह पीछे हट गया। निक ने प्रोफेसर को नाराज नहीं किया, बल्कि पास के बोर्ड पर रखे फोड़े फुंसियों के इलाज के लिए दवा की रेसिपी कॉपी करने पर ध्यान दिया। निक ने देखा कि रेसिपी किताब में दी गई रेसिपी से अलग थी और उसने अंदाजा लगाया कि स्नैप ने इसे ओरिजिनल से बेहतर बनाने के लिए बदला होगा। स्नैप ने देखा कि निक क्या कर रहा था, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर वह जानकारी की वैल्यू पहचान पाता तो वह सच में क्लास में आने का हकदार होता। बोर्ड पर फोड़े फुंसियों के इलाज की रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि क्लास के आखिर में तैयार प्रोडक्ट जमा कर दिया जाएगा, स्नैप ने कहा, और निक को छोड़कर सभी स्टूडेंट्स दवा के लिए सामान लेने के लिए उठ गए। स्नैप को हल्का सा मुस्कुराहट आई जब उसने देखा कि निक इसके बजाय क्या कर रहा था, अपने काम करने की जगह को अच्छी तरह से तैयार कर रहा था। स्नैप को अंधा होना पड़ेगा अगर वह निक में इस काम के लिए टैलेंट के साफ निशान न देख पाए, और इसलिए उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। निक के साथ पार्टनर बनी दो लड़कियों ने एकदम सही चीजों का पूरा सेट वापस लाया, जिससे उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। निक जानता था कि आखिर ब्रिटिश आइल्स में ज्यादातर पोषण इंग्रेडिएंट फार्म ग्रीनग्रास परिवार के ही हैं, और इसलिए वारिस के तौर पर डैफ्ने को अच्छी क्वालिटी की चीजों के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। निक ने कड़ाही में लगभग आधा पानी भरकर पोषण बनाना शुरू किया, जबकि लड़कियों ने पहली चीज 6 सांप के नुकीले दांत तैयार करना शुरू कर दिया। जब नुकीले दांतों का पाउडर बन गया तो निक ने क्वालिटी चेक की और उन्हें दोबारा पीसने को कहा, क्योंकि वे बहुत मोटे थे। जब नुकीले दांत बारीक पीस गए तो उसने उबलते पानी में 4 माप पाउडर मिलाया और मिक्सचर को 10 सेकंड के लिए 250 डिग्री पर गर्म किया। फिर उसने मिक्सचर को स्थिर करने के लिए कड़ाही पर अपनी छड़ी घुमाई और 30 मिनट इंतजार करने के लिए बैठ गया। तुम इसमें इतने अच्छे कैसे हो? क्या तुम मगलबॉर्न नहीं हो? ट्रेसी ने धीरे से पूछा, क्योंकि उन्हें इंतजार करना था। निक हंसा। प्योरब्लड लोगों की टैलेंट और कड़ी मेहनत पर मोनोपोली नहीं होती। दुख की बात है कि इनमें से दूसरी चीज में खास कमी लगती है, उसने ईमानदारी से कहा। दोनों लड़कियां निक के जवाब से हैरान थीं, क्योंकि उसने असल में ब्लड सुपीरियरिटी के आइडिया को खुले तौर पर खारिज कर दिया था, और सबसे बुरी बात यह थी कि वह गलत नहीं था। प्योरब्लड और मगलबॉर्न दोनों विजार्ड्स में बराबर टैलेंट आसानी से देखा जा सकता था, लेकिन मगलबॉर्न के उलट, जिन्होंने बराबरी करने के लिए मेहनत की, प्योरब्लड आलस की वजह से रुके रहे, ये सोचकर कि मगलबॉर्न उनसे आगे नहीं निकल सकते। आंखें वाला कोई भी ये देख सकता था, और विजेंगामोट के ग्रे ग्रुप का मेंबर होने के नाते ग्रीनग्रास परिवार भी यह जानता था। मेरे साथ बने रहो और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब टैलेंट और कड़ी मेहनत एक साथ मिलकर एक मगलबॉर्न बन जाते हैं तो क्या होता है, निक ने कॉन्फिडेंस से कहा। दोनों लड़कियां ये जानने को उत्सुक थीं कि अगर निक उतना ही टैलेंटेड होता जितना उसने बताया था, तो वह भविष्य में क्या हासिल करेगा। करिश्मा एक अजीब चीज है जो दूसरों को किसी की ओर खींच सकती है, या अगर किसी में यह नहीं है तो उन्हें नरक जैसी जिंदगी में डाल सकती है, और निक में ये बहुत ज्यादा था। वह बोलता था और आप खुद को सुनने से रोक नहीं पाते थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि अब आप उसकी अपनी ग्रेविटी में फंस गए थे। ग्रुप ने पोषण के पहले स्टेप के खत्म होने का इंतजार करते हुए चुपचाप अपने बारे में बातें की। निक ने अपनी भूलने की बीमारी के बारे में बताया और बताया कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि वह असल में मगलबॉर्न है या नहीं, इसीलिए उसने ग्रिंगोट्स टेस्ट न देने का फैसला किया था। तुम्हें जरा भी जानने की इच्छा नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम मलिन के बहुत पहले खोए हुए वंशज हो सकते हो या कुछ और। ट्रेसी ने उसकी सोच को समझे बिना कहा। निक ने कंधे उचकाए। ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है कि तुम्हें तुम्हारे ब्लडलाइन की वजह से सब कुछ मिल जाए। मैं ये सब अपनी मेहनत से कमाना पसंद करूंगा और इसके बजाय अगला मलिन बनूंगा, उसने गर्व से कहा। ओह, तुम्हारा लक्ष्य तो बहुत बड़ा है ना? डैफ्ने ने उसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, जैसा मैं देखती हूँ उस पॉइंट तक पहुँचने के लिए मेरे पास बाकी जिंदगी है, इसलिए मेरे पास बहुत समय है। अगर मैं इसे जल्दी पूरा नहीं कर पाई तो
निक ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने अपने बारे में थोड़ी और बातें की और निक को उस खून के श्राप के बारे में पता चला जो 400 साल पहले ग्रीनग्रास परिवार पर लगा था, जिसका इलाज वे इतने समय से ढूंढ रहे थे। इससे निक को लाइब्रेरी के उस पुराने हिस्से की याद आ गई, जिसमें अगर वह ध्यान से देखे तो शायद उसी टॉपिक पर किताबें हों। उसे पक्का शक था कि 400 साल पहले इस्तेमाल किया गया कोई जादू 1000 साल पुरानी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। अगर कुछ हुआ भी तो हो सकता है कि वह जादू लाइब्रेरी में उसे इस्तेमाल करने वाले को ही मिला हो। अगर बात यही खत्म होती है तो मैं उसके लिए एक अंगूठी बना सकता हूँ जो शरीर से बुरे जादू को साफ कर दे। उम्मीद है कि मैं क्रिसमस तक ऐसा करने के लिए जरूरी स्किल हासिल कर लूंगा। निक ने बातचीत जारी रखते हुए सोचा। ट्रेसी की हालत बहुत खराब थी क्योंकि उसके परिवार ने डैफ्ने की सेवा करने की कसम खाई थी और इस वजह से वे साथ साथ बड़े हुए थे और सबसे अच्छे दोस्त थे। वह इस बात से नाराज नहीं थी क्योंकि सच कहूं तो इससे उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह डैफ्ने की दोस्त थी। लेकिन जब निक ने पोशन के रंग में हल्का सा बदलाव देखा और उसे बनाने के अगले स्टेप पर चला गया, जिसमें 4 सींग वाले स्लग मिलाए गए थे, तो बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा। उसने मिश्रण को अच्छा और एक जैसा बनाने के लिए एक बार जोर से हिलाया, फिर कढ़ाई को आग से हटाया और उसमें स्याही के कांटे डाले, हर बार 2 सेकंड के गैप के साथ। फिर उसने अब गहरे नीले रंग के मिश्रण को 5 बार उल्टी दिशा में हिलाया, हर बार रंग थोड़ा हल्का करते हुए, जब तक कि आखिरी औषधि सादा नीला न हो जाए। उसने बची हुई जादू को सील करने के लिए औषधि पर अपनी छड़ी घुमाई, जिससे कड़ाही से गुलाबी धुआं उठने लगा, जो सफलतापूर्वक बनी औषधि का संकेत था। स्नैप ने भी ये देखा क्योंकि निक के अच्छा करने की उम्मीद दिखाने के बाद से वह उस पर नजर रख रहा था। स्नैप को अपनी टेबल की तरफ आते देख दोनों स्लीथरिन लड़कियां घबरा गईं, लेकिन जब स्नैप को धुएं की महक आई और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, तो उनके मुंह खुले रह गए। एक ठीक ठाक पोषण, ग्रिफिंडोर और स्लीथरिन दोनों को 5-5 पॉइंट्स। उस आदमी ने अपनी टेबल से जाते हुए कहा, जबकि बाकी सभी स्टूडेंट अपनी टेबल को देख रहे थे। न सिर्फ उन्होंने पोषण पहले पूरा कर लिया था, बल्कि स्नैप भी इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने ग्रिफिंडोर को पॉइंट्स दिए। हरमाइन इस बात से बहुत गुस्से में थी कि वह पीछे रह गई थी और उसने हैरी और रॉन से जल्दी करने को कहा। किताब के उलट, नेविल ने स्याही के कांटे डालने से पहले पोषण को आग पर छोड़ने की गलती नहीं की, इसलिए वह मुश्किल से असर करने वाला पोषण बना पाया। जल्द ही क्लास खत्म हो गई और जो लोग असर करने वाला पोषण नहीं बना पाए, उन्हें होमवर्क के तौर पर पोषण पर एक निबंध लिखना था। जो लोग असर करने वाला पोषण बना पाए, उन्हें अपने साथ अपनी बनाई हुई पोषण की एक बोतल ले जाने की इजाजत थी। बाकी सब स्नैप ने मिलाया और फिर हॉस्पिटल विंग को रिजर्व के तौर पर दान कर दिया। ये स्कूल की तरफ से असल में काफी स्मार्ट था क्योंकि इसे स्टूडेंट्स को सिखाया गया और इसे हमेशा दिखने वाले पिंपल हैक्स के इलाज के लिए तैयार किया गया। पूरी क्लास के लिए 11 बजे तक हर्बोलॉजी थी, जो लंच टाइम था, और फिर उन्हें 2 बजे तक हर्बोलॉजी में वापस आना था। उसके बाद डिनर तक फ्री पीरियड था, जो हॉगवर्ट्स में सभी मील्स की तरह ऑप्शनल था। निक जैसे ही डैफ्ने और ट्रेसी के साथ पोषण क्लासरूम से निकला, रॉन, हैरी और अजीब तरह से हरमाइन के साथ आ गया, जो अभी ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं थी। तुम इन खूनी सांपों के साथ कैसे बैठ सकते हो? रॉन ने गुस्से से पूछा। अब ये कहना बहुत बदतमीजी है रॉन, इन दोनों लड़कियों में कुछ भी गंदा नहीं है। निक ने शांति से कहा, जिससे हैरी को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। निक ज्यादातर समय मजाक करने वाला और मुस्कुराने वाला इंसान था और वह तभी शांति से बात करता था जब उसे गुस्सा आता था। ये हैरी के लिए डरावना था क्योंकि वह समझता था कि गुस्से में जोर से बोलना और बेमतलब की बातें करना, लेकिन इसके बजाय शांत रहने से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। तुम जानते हो मेरा क्या मतलब है? स्लीथेरिन में कोई भी अच्छा इंसान नहीं होता, रॉन ने अपने बालों की तरह लाल होते हुए कहा, जबकि ट्रेसी और डैफ्ने असहज होकर निक के पीछे हट गईं। ये बिल्कुल सच नहीं है और मैं इसे साबित कर सकता हूँ। मलिन खुद स्लीथेरिन का हिस्सा था और कई दूसरे मशहूर जादूगरों का भी। तुम जो बात कर रहे हो वो पर्सनल बायस है, फैक्ट नहीं। निक ने शांति से कहा और फिर लाल बालों वाले को वहीं छोड़ दिया क्योंकि वह निक की बात पर बहस करने का कोई तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हैरी ने इस खास बहस में निक का पक्का साथ दिया और डैफ्नी और ट्रेसी से अपना परिचय कराया। हरमाइन को जब पता चला कि यह एक बेकार की लड़ाई थी, तो वह बिना किसी इनपुट के चली गई। स्लीथरिन की 2 लड़कियां निक और हैरी से अलग हो गई क्योंकि वे दूसरे घर की टेबल पर बैठकर पूरी टीम को घूरना नहीं चाहती थी। तुम ठीक हो? हैरी ने पूछा जब वे लंबी टेबल पर बैठे। हाँ, मैं ठीक हूँ हैरी, बस उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी एक्सपोज करना पड़ेगा, निक ने आह भरते हुए कहा।
हैरी कंफ्यूज लग रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? उसने पूछा। वह आदमी भेड़ों का साथी है। उसकी राय उसकी नहीं है, बल्कि उसने अपने आसपास से सीखी है। अफवाहें हैं कि ज्यादातर डार्क विजार्ड स्लीथरिन से आते हैं, इसलिए उसे लगता है कि सभी स्लीथरिन बुरे हैं। समझे? निक ने गुस्से में सॉसेज को सीक मारते हुए कहा। हैरी एक पल के लिए सोचता है और फिर रॉन के बारे में जो कुछ उसने देखा है उससे तुलना करता है और उसे मानना पड़ता है कि यह आइडिया सही बैठता है। रॉन कभी भी अकेले कुछ शुरू नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है कि वह बाकी सबकी बात मानता है। क्या इसका मतलब है कि वह मेरे साथ सिर्फ इसलिए घूमता है क्योंकि मैं फेमस हूँ? हैरी ने उदास होकर पूछा, जिसे देखकर दुख हो रहा था। निक ने आह भरी लेकिन सिर हिलाया। अभी तो हाँ, हो सकता है कि वह तुम्हारे साथ सही वजहों से घूमता हो, लेकिन आखिर में वह अभी सिर्फ तुम्हारे फेम के लिए यहाँ है। निक ने ईमानदारी से कहा और वह हैरी की आंखों में दर्द देख सकता था। खुश हो जाओ दोस्त, मैं सब फेम बकवास से पहले यहाँ था और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, निक ने कहा और यह सुनकर हैरी थोड़ा खुश हो गया। रॉन आखिरकार ग्रिफिंडर टेबल पर बैठ गया, लेकिन निक से आंख मिलाने से बच रहा था, जो उसके लिए ठीक था। निक ने यह पक्का किया कि हैरी हर्बोलॉजी के दूसरे हिस्से के लिए लेट न हो। वह लगभग 12:30 बजे निकल गया क्योंकि उन्होंने जाने से पहले पेट भरने के लिए जल्दी से काफी खा लिया था। वे ग्रीन हाउस में पहुंचे जहां क्लास शुरू होने वाली थी और निक ने कुछ सीक्रेट्स शेयर किए जो उसे कल महल घूमने के दौरान मिले थे। ट्रेसी और डैफ्ने 5 मिनट बाद उनके पास आई और बातचीत का टॉपिक सुनकर हैरान रह गईं। तो तुम्हें किचन मिल गए? ट्रेसी ने उत्सुकता से पूछा। उसे देर रात स्नैक्स खाना पसंद है और जब से हम यहाँ आए हैं वह इसकी शिकायत कर रही है, डैफ्ने ने आह भरते हुए समझाया। अरे ऐसा मत करो कि तुम मेरे साथ शेयर नहीं करते, ट्रेसी ने बचाव करते हुए कहा और निक और हैरी दोनों उन पर हंस पड़े। हाँ, किचन असल में डंजन के काफी करीब है, इसलिए तुम्हारे पास बिना किसी परेशानी के उन पर रेड करने का अच्छा मौका होगा। ऐसा नहीं है कि हाउस एल्व्स को कोई दिक्कत होगी, निक ने हंसते हुए कहा। सच में? वे कहाँ हैं? हमने कल हर जगह देखा पर नहीं मिला, ट्रेसी ने ईमानदारी से कहा। ठीक है, तो क्या तुम उस बड़ी पेंटिंग को जानते हो जो वाइन सेलर के पास फलों के कटोरे जैसी दिखती है? निक ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम मजाक कर रहे हो ना? डैफ्नी ने यकीन न करते हुए पूछा। नहीं, अगर तुम नाशपाती को गुदगुदी करोगे तो वह एक हैंडल में बदल जाएगी जिसे खींचकर तुम किचन में जा सकते हो। सच कहूं तो ये थोड़ा डरावना है, निक ने हल्की कपकपी के साथ कहा। उफ, हम कल उस पेंटिंग के पास से 4 बार गुजरे, ट्रेसी ने शिकायत की। समझना मुश्किल नहीं है क्यों, मुझे दूसरी पेंटिंग में से किसी एक से खुद ही यह पता लगाना पड़ा, निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। रुको, तुम ये कर सकते हो? डैफ्नी ने हैरानी से पूछा। निक हंसा। बेशक तुम कर सकते हो। ज्यादातर समय पेंटिंग्स सिर्फ बातचीत के लिए खुश होती है क्योंकि पूरे दिन दीवार पर लगे रहना थोड़ा बोरिंग हो सकता है, उसने ईमानदारी से कहा। हम बाद में इसे जरूर देखेंगे, ट्रेसी ने खुशी से कहा। उसके ये कहने के तुरंत बाद प्रोफेसर स्प्राउट आ गए और मुस्कुराते हुए और खुशमिजाज अंदाज में ग्रुप का स्वागत किया। क्लास ठीक 1 बजे शुरू हुई और हैरानी की बात है कि कोई भी लेट नहीं हुआ, हालांकि नेविल ने थोड़ी देर से काम किया। बच्चों, हर्बोलॉजी में आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं आपको पौधों की अनोखी दुनिया दिखाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे कि जादुई पौधे उन आम पौधों से बहुत अलग होते हैं और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपको सजा देंगे, प्रोफेसर स्प्राउट ने बिना मुस्कुराए कहा। आज हम आपको डेविल स्नेयर जैसे कुछ आसान पौधों से अच्छी और आसान शुरुआत देंगे। उन्होंने अपनी छड़ी को परछाई से ढके गमले में लगे एक बेल जैसे पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा। लुमोस, उसने कहा और उसकी छड़ी की नोक से एक तेज रोशनी निकली और उस छायादार पौधे को रोशन कर दिया जो साफ दिख रहा था और तेजी से उससे दूर हट गया। देखो, डेविल स्नेयर एक साधारण पौधा है जिसे रोशनी या आग से नफरत है और यह किसी भी चीज को गला घोंटकर मार डालने के लिए जाना जाता है, उसने जादू हटाने और पौधे को आराम करने देने से पहले कहा। उसके बाद बाकी क्लास डेविल स्नेयर जैसे अलग अलग पौधों के बारे में सीखने में बीत गई और निक और हैरी को नोट्स लेने की जरूरत थी, ये समझ में आता है। हालांकि डैफ्नी और ट्रेसी ग्रीन हाउस में बिल्कुल घर जैसा महसूस कर रही थी, जो समझ में आता है। उसके बाद लंच की बातें हुई और हैरी अब ठीक नहीं था, जिसे दोनों लड़कियों ने अकेला छोड़ दिया। हर्बोलॉजी का दूसरा हिस्सा भी पहले हिस्से जितना ही जानकारी रखने वाला था और इसलिए उसे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। हैरी और निक ने लड़कियों को अलविदा कहा, इससे पहले कि हैरी कॉमन रूम के लिए निकल जाए और निक लाइब्रेरी चला गया। देखते हैं इन किताबों में मुझे क्या पता चलता है,
उसने लालच में 2 बुनियादी जादू की किताबें लेते हुए सोचा। किताबें कंटेंट के हिसाब से काफी सूखी थी क्योंकि उनमें असल में बस एक टेक्स्ट बुक की तरह ही चीजें समझाई गई थी। निक को इसकी उम्मीद थी और फिर भी वो पढ़ता रहा क्योंकि उसे जितनी ज्यादा जानकारी मिल सके उतनी चाहिए थी। निक ने ये किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी इसलिए चुनी थी क्योंकि उसी साल के उसके बहुत कम हाउसमेट वहां होंगे। एक घने बालों वाली लड़की जानकारी की तलाश में गलियों में घूम रही थी, लेकिन निक ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वही एक एक्सेप्शन थी। निक ने 3 घंटे बाद एक किताब खत्म की और स्ट्रेच करते हुए अपना माथा रगड़ा। मैं सच में अभी फोजिंग करना पसंद करूंगा, लेकिन मुझे सच में इस जानकारी की जरूरत है। निक ने अपने सिर में अब घूम रही सभी थ्योरी और नियमों से सिरदर्द के साथ सोचा। जादू बहुत मुश्किल था, भले ही बहुत से लोग ऐसा सोचते हों, और इसके लिए बहुत सी ऐसी चीजों की गहरी जानकारी चाहिए थी जो पहली नजर में जरूरी नहीं लिखती। इसका एक उदाहरण था कमी का नियम, जिसमें कहा गया था कि जब कोई जादू किया जाता है तो एनर्जी खत्म नहीं होती बल्कि सिर्फ एटमॉस्फेयर में फैल जाती है। ज्यादातर मामलों में इस जानकारी का कोई मतलब नहीं था, लेकिन अगर किसी चीज के लिए ऐसी जगह की जरूरत होती जहां कोई बाहरी जादू न हो, तो इसका मतलब था कि कोई भी जादू करना मना था। हुआ यूं कि कुछ दवाइयों के लिए ठीक ऐसे ही हालात की जरूरत होती थी और इसलिए उन्हें बनाना बहुत मुश्किल माना जाता था। मेरे लिए तो नहीं, निक ने मुस्कुराते हुए सोचा और फिर पूरी की हुई किताब वापस शेल्फ पर रख दी। दिन तक मेरे पास 1 घंटा है, लगता है ये दूसरी किताब पढ़ने के लिए काफी नहीं है। निक ने पास की घड़ी देखते हुए सोचा। किताब लालच में डाल दी गई थी, इससे पहले कि वह उठा और लाइब्रेरी से निकल गया। निक तीसरी मंजिल पर एक बंद क्लासरूम में गया ये देखने के लिए कि क्या उनमें से कोई वर्कशॉप के तौर पर काम आ सकती है। उनके इस चुनाव के कुछ कारण थे, जबकि जरूरत के हिसाब से कमरा काम करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकता था। पहला, प्रोफेसर फ्लिटविक का ऑफिस पास था, जिसका मतलब था कि बहुत कम लोग परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेंगे। अपने छोटे कद के बावजूद वह आदमी एक बहुत इज्जतदार टीचर होने के साथ साथ एक अच्छा ड्यूलिस्ट भी था। लेकिन निक जिस चीज पर भरोसा कर रहा था वह उसके खून में बहता गॉब्लिन खून था। गॉब्लिन के बहुत इज्जतदार कारीगर थे और निक को उम्मीद थी कि अच्छे प्रोफेसर में इतना गॉब्लिन नेचर है कि वह वर्कशॉप की जोश से रखवाली कर सके। दूसरा कारण शक था, या यूं कहें कि शक को बनने से रोकना था। निक को शक था कि उसके लगभग हर दिन बिना किसी निशान के गायब होने से कोई अनचाहा ध्यान नहीं खींचेगा। एक ऐसी जगह होने से जिसे पब्लिकली उसकी वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्योंकि उसे ज्यादातर समय आसानी से ढूंढा जा सकेगा। यह इस चॉइस के आखिरी कारण बिजनेस से भी जुड़ा था। निक कमरे में शॉप खोलने का प्लान बना रहा था ताकि कोई भी आकर उससे एक जादुई अंगूठी ऑर्डर कर सके। उसे ऐसा करने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उसे एक जाने माने जादूगर के तौर पर पब्लिसिटी चाहिए थी ताकि वह अपनी उम्र न होने को अपनी एक अंगूठी की प्रॉपर्टी के तौर पर दिखा सके, ठीक वैसे ही जैसे फ्लेमिल ने अपनी अंगूठी पत्थर को दे दी थी। निक की किस्मत अच्छी थी और उसे चार्म्स क्लासरूम से 2 दरवाजे दूर एक मीडियम साइज का क्लासरूम मिला जो बिना इस्तेमाल वाली डेस्क से भरा था। निक ने कमरे को अच्छी तरह से चेक किया कि उसमें कोई गंदी छिपी हुई चीज तो नहीं है, फिर उसने खुशी से सिर हिलाया। उसने अपनी छड़ी अपने सबसे पास वाली डेस्क की तरफ की और बोला WINGARDIUMLEVIOSA, और डेस्क ऊपर उठ गई, जिस पर उसने छड़ी को एक के बाद एक डेस्क की तरफ किया जिससे वे सभी तैरने लगी। निक को लगा कि उसका मैजिक रिजर्व तेजी से खाली हो रहा है और उसने अपनी छड़ी लहराई जिससे डेस्क दूर वाली दीवार की तरफ तैरने लगी जहां वे करीने से रखी हुई थी। लेविटेशन चार्म का शानदार इस्तेमाल, निक के पीछे से नॉर्मल से ज्यादा ऊंची आवाज ने तारीफ करते हुए कहा, जिससे वह चौंक गया और जल्दी से मुड़ गया। वहां लगभग 2 फीट लंबा वही प्रोफेसर था जिसके लिए उसने ये क्लासरूम चुना था। किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एक ही समय में कई लेविटेशन करते देखना बहुत कम होता है, खासकर तब जब मैंने अभी तक चार्म सिखाया भी न हो। फ्लिटविक ने खुश होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने असल में गर्मियों में किताब के सारे मंत्र सीख लिए थे। निक ने अजीब तरह से माना, चिंता मत करो मेरे बेटे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने भी यही किया था। छोटे आदमी ने ईमानदारी से कहा, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे पूछने के लिए माफ कर देंगे, लेकिन आप शुरू में इस कमरे को रीअरेंज क्यों कर रहे थे? फ्लिटविक ने हैरानी से पूछा, मैं अपनी क्लास के वर्कलोड से कंफर्टेबल होने के बाद अगले हफ्ते एक वर्कशॉप लगाने के लिए इस कमरे को रिक्वेस्ट करने का प्लान बना रहा था। निक ने ईमानदारी से कहा, ओह वर्कशॉप, कैसी वर्कशॉप? फ्लिटविक ने हैरानी से पूछा। निक ने लालच निकाला और उसे प्रोफेसर को दे दिया।
मैं एक रिंग स्मिथ हूँ और मैं अपने खाली समय में यहाँ हॉगवर्ट्स में एक वर्कशॉप लगाना चाहता था और शायद कुछ कॉइन भी कमा लूं। निक ने मुस्कुराते हुए कहा। फ्लिटविक ने लालच को अपनी हथेली पर घुमाया और ध्यान से देखा कि वह लगातार और बिना किसी अंदाजे के कैसे हिल रहा है। क्या शानदार काम है आपका, मैं आपकी बात से ही समझ सकता हूँ। छोटे आदमी ने निक को अंगूठी वापस देते हुए पूछा, जिसने सिर हिलाया। इसे बनाते समय मैंने बोगात से प्रेरणा ली थी, निक ने ईमानदारी से कहा। फ्लिटविक ने सिर हिलाया। लोगों को आपसे चोरी करने से रोकने का यह एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर थोड़ा क्रूर भी है। निक ने हार मानकर अपने हाथ ऊपर उठाए। इस चीज पर पूरी तरह से बचाव कर रहा हूँ, मैं वादा करता हूँ। उसने ईमानदारी से कहा। बहुत अच्छा, लेकिन तुमने चीजों पर जादू करना कैसे सीखा? मुझे यहाँ इस्तेमाल किया गया तरीका नहीं पता। प्रोफेसर ने हैरानी से पूछा। निक ने अजीब तरह से अपना सिर पीछे खुजलाया। यह मेरा अपना तरीका है, यही एक वजह है कि फोजिंग इतनी रफ होती है। निक ने ईमानदारी से जवाब दिया। इससे फ्लिटविक हैरान रह गया, जिसने धोखे के किसी भी निशान के लिए निक को ध्यान से देखा, लेकिन जब उसे कोई निशान नहीं मिला तो वह बस आह भर सका। अगर कोई परेशानी न हो तो मैं तुम्हारे एक क्राफ्टिंग सेशन में बैठकर देखना चाहूंगा कि यह उससे इतना अलग क्यों है जिससे मैं परिचित हूँ। प्रोफेसर ने गंभीरता से कहा। तुम्हें कसम खानी होगी या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि तुम जो सीखोगे उसे शेयर नहीं करोगे, लेकिन वरना मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं है। निक ने कुछ सोचने के बाद कहा। फ्लिटविक ये सुनकर हैरान हुआ लेकिन जल्दी से मान गया क्योंकि यह एक बहुत आम तरीका था ताकि राज बाहर न आए। असल में ज्यादातर जादूगर अपने चेलों के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं जिससे वे अपना ज्ञान सिर्फ अपने चेलों के साथ ही शेयर कर पाते हैं। इससे आर्ट पब्लिक तक पहुंचे बिना आगे बढ़ जाती है। निक पक्का नहीं चाहता था कि सेलिब्रिम्बोर स्टाइल पब्लिक तक पहुंचे क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के हाथों में इससे भयानक चीजें बन सकती थी। हैरानी की बात है कि चार्ल्स प्रोफेसर को मेटल के काम की अच्छी जानकारी थी और उन्होंने जादू करने के लिए अच्छे एलॉय के बारे में भी सुझाव दिए। उदाहरण के लिए, गोब्लिन सिल्वर और ओरिचल्कम से एक ऐसा एलॉय बनता था जो बहुत ज्यादा खराब करने वाले जादू या इतनी ताकतवर चीजों के लिए अच्छा था कि अगर उन्हें रेगुलर मेटल पर रखा जाए तो वे टूट जाएं। निक ने छोटे आदमी से पूछा कि क्या वह दरवाजे पर जादू करके काम से होने वाले शोर को अलग रखने में उसकी मदद करेगा, जिसके लिए वह मान गया। निक को सभी घरों से कुछ नजरें मिली जब वह मेटल मिलाने के सबसे अच्छे तरीके के बारे में गहरी बातचीत में प्रोफेसर के साथ देने के लिए ग्रेट हॉल में गया। शायद किसी ऐसे इंसान के लिए जो किसी काम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये समझना मुश्किल था कि इतना पैशन कहाँ से आया, लेकिन क्विरलमॉट को छोड़कर दूसरे प्रोफेसरों ने ये समझ लिया। डंबलडोर ने बातचीत के कुछ हिस्से सुने और सिर्फ एक अजीब सी मुस्कान दे सके क्योंकि उन्हें बाकी लोगों से ज्यादा पता था कि बातचीत क्यों हो रही है। उन्होंने खुद कंफर्म किया था कि निक सच में अपना काम जानता है और यह जानते हुए कि फ्लिटविक काफी समय से इस पर बातचीत कर रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि निक ने क्लास के पहले दिन ही काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा। जब निक ग्रिफिंडोर की लंबी टेबल पर हैरी के पास पहुंचा तो फ्लिटविक ने बिना मन के बातचीत बीच में ही रोक दी। जो लड़का जिंदा था, उसने उसके लिए एक जगह बचाई थी और इसलिए छोटे प्रोफेसर ने दूसरे टीचरों के साथ उनकी टेबल पर मुस्कुराते हुए बैठने से पहले किसी और समय पर यह बातचीत जारी रखने का वादा किया। लगता है तुम्हें उस लड़के की अंगूठी बनाने की जानकारी का पता चल गया है फिलियस, डंबलडोर ने मतलब से कहा। ओह हाँ, वह आर्ट्स में जितना जानकार लगता है, उससे उसमें सच में बहुत पोटेंशियल है। मुझे ये बहुत बाद में पता चलता अगर मैंने उसे अपने ऑफिस के पास एक बंद क्लासरूम को ठीक करते हुए नहीं पकड़ा होता। लेविटेशन चार्म का सच में शानदार इस्तेमाल, फ्लिटविक ने एक्साइटेड होकर कहा। ओह, क्या तुम अक्सर हैलोवीन के आसपास ही यह जादू सिखाना शुरू करते हो? डंबलडोर ने बड़ी दिलचस्पी से पूछा। फ्लिटविक ने अपनी प्लेट में खाना रखते हुए सिर हिलाया। सच में, लड़के ने कहा कि उसने गर्मियों में पूरे साल के जादू सीखे हैं और उसने जो हुनर दिखाया है, उससे मुझे भी इस पर यकीन हो गया है। फ्लिटविक ने सॉसेज काटने से पहले कहा। लगता है लड़का सरप्राइज से भरा है, स्नैप ने शांति से कहा। तुम ऐसा क्यों कहते हो सेवेरस? डंबलडोर ने उत्सुकता से पूछा। मेरी अपनी क्लास में लड़के ने न सिर्फ मेरे फोड़े फूसियों के इलाज की रेसिपी कॉपी की, बल्कि पहली ही कोशिश में उसे बेहतर भी बना लिया। तैयार प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट से लगभग 1/3 ज्यादा असरदार था, स्नैप ने दूसरे प्रोफेसर को चौंकाते हुए तारीफ में कहा। और तुम्हारी क्लास का क्या पोमोना, तुमने लड़के को अब तक सबसे ज्यादा देर तक अपने पास रखा था? डंबलडोर ने जानकारी में बहुत दिलचस्पी दिखाते हुए पूछा। खैर, अगर आज की परफॉर्मेंस से कोई इशारा मिलता है तो ऐसा नहीं लगता कि उसे पौधों से ज्यादा लगाव है।
मेरी क्लास में ज्यादातर समय लड़का खोया खोया सा लग रहा था। मोटी औरत ने निराश होकर कहा, उदास होने की जरूरत नहीं है, बहुत कम जादूगरों में सभी सब्जेक्ट्स में टैलेंट होता है, लेकिन हमें लड़के पर कड़ी नजर रखनी होगी ताकि वह हमारे स्कूल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स की तरह अपने टैलेंट से भटक न जाए। डम्बलडोर ने अपनी बात के आखिर में उदास होकर कहा और क्विरेलेमॉट को छोड़कर बाकी टीचर्स ने सहमति में सिर हिलाया। इस बीच निक के हाउसमेट्स उससे फ्लिटविक से किस बारे में बात कर रहे थे, इस बारे में सवालों की बौछार कर रहे थे। हम बस अलग अलग तरह के मेटल और उनके जादू करने के पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे। चिल आउट करो, निक ने उन्हें रोकने के लिए कहा। हैरी, रॉन और जुड़वा बच्चे समझ गए कि यह बात क्यों सही है, लेकिन किसी और को नहीं समझ आई, इसलिए डीन थॉमस ने इसे ठीक किया। मलिन के ढीले कपड़ों में तुम इस बारे में क्यों बात कर रहे हो? उसने कंफ्यूज होकर पूछा और लगभग बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। मैं एक रिंग बनाने वाला हूं जो मेटल को आकार देने और जादू करने का काम करता है, जबकि वह चार्म जादू करने का मास्टर है और वह आधा गॉब्लिन है। बस इतना ही काफी है। निक ने एक बार फिर ग्रीड दिखाते हुए कहा। वह इसके बजाय सनार दिखा सकता था, लेकिन ग्रीड देखने में कहीं ज्यादा आकर्षक है। इससे पहले कि कोई पूछे, मैं फ्री में काम नहीं करता। अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो तुम्हें बाकी सब की तरह पैसे देने होंगे। जुड़वा बच्चों से पूछो, वे तुम्हें बता देंगे, निक ने कहा, जिससे ज्यादातर लोग निराश हो गए, खासकर लड़कियां। फ्रेड और जॉर्ज सबके चेहरे देखकर हंसे और निक के साथ डील करने का अपना अनुभव बताया और बताया कि उन्हें अभी भी अपनी तरफ से डील पूरी करने में कैसे परेशानी हो रही है। लगता है उन्होंने फनेस कहाँ से मिलेगी ये पता लगाने के लिए कम से कम 1 दर्जन लेटर भेजे थे और अभी तक किसी का कोई जवाब नहीं आया था। वैसे भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं कम से कम अगले हफ्ते तक कोई काम नहीं करूंगा, जब मैं अपने लिए खाली क्लासरूम के लिए अप्लाई करूंगा। निक ने ये कहते हुए बाकी लोगों को, जो अभी भी उम्मीद कर रहे थे, निक से कुछ चमक दमक पाने की कोशिश छोड़नी पड़ी। उसके बाद दिन शांत रहा क्योंकि सबका ज्यादातर ध्यान खाने पर था। ज्यादातर घर वाले डिनर के बाद सो गए, कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने कुछ और ही तय किया। निक उनमें से नहीं था क्योंकि वह कल अपनी हर क्लास के लिए अच्छी तरह आराम करना चाहता था क्योंकि उनमें चार्म्स और मैजिक का इतिहास था। रॉन, निक और हैरी दोनों से दूर रहता था, यहाँ तक कि जब वे सोने जाते थे तो भी दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगली सुबह निक सुबह सुबह उठा और मैजिक बुक की बेसिक बातें पढ़ने लगा। इस बुक में बताया गया था कि सारे स्पेल लैटिन या किसी दूसरी ऐसी भाषा में क्यों लगते हैं जो आमतौर पर नहीं बोली जाती। जैसा कि पता चला, कोई भी भाषा स्पेल के लिए काम कर सकती है, लेकिन अगर आप उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, तो आपकी छड़ी स्पेल निकाल सकती है, भले ही आप ऐसा न चाहें। लेकिन किताब में यह बताया गया था कि कुछ भाषाएं जादू के काम को आसान या ज्यादा असरदार बनाती हैं, जैसे कि लैटिन जादू बनाने के लिए काफी सही है, जिससे यह अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसे अपने तक ही रखूंगा। निक ने वह जानकारी पढ़ने के बाद सोचा। नाश्ते से पहले पढ़ने के लिए मिले 1 घंटे में निक को कुछ और दिलचस्प जानकारी मिली, जैसे कि ज्यादातर ट्रांसफिग्रेशन परमानेंट नहीं होते क्योंकि चीज में एक मेमोरी होती है कि वह असल में क्या थी, जो जादू को तब तक कमजोर करती रहती है जब तक कि उसे खत्म नहीं कर दिया जाता। परमानेंट ट्रांसफिग्रेशन तभी होता है जब चीज की मेमोरी को उसके नए आकार में फिर से लिखा जाता है, जिससे असल में वह चीज मिट जाती है जो वह थी। इस लेवल का ट्रांसफिग्रेशन सिर्फ जादूगर के पत्थर के मामले में देखा गया था, जो सच में किसी भी चीज को किसी और चीज में बदल सकता था, जैसे पत्थर को सोना। हालांकि इस पर बहस हुई कि क्या इसे ट्रांसफिग्रेशन मैजिक भी माना जा सकता है। निक ने ये पढ़कर अजीब सा एक्सप्रेशन दिया क्योंकि वह सोच रहा था कि आखिर गोल्डन ट्रायो इतने लंबे समय तक निकोलस फ्लेमिल के बारे में जानकारी कैसे नहीं ढूंढ पाया, जबकि उस आदमी के काम का जिक्र मैजिक के फंडामेंटल्स पर एक किताब में भी किया गया था। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ उसका नाम ढूंढ रहे थे ताकि यह पता लगा सके कि तीसरी मंजिल के कॉरिडोर में क्या है, तो आपको कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। निक ने सोचा, ये याद करते हुए कि अजीब तरह से अल्केमिस्ट का नाम किताबों में लगभग कभी नहीं लिखा जाता था, बल्कि सिर्फ उसके काम का जिक्र होता था। हैरी लगभग 7 बजे हरमाइन और कई दूसरे स्टूडेंट्स के साथ नाश्ते के लिए उठा। तुम कितनी देर से उठे हो? हरमाइन ने मुकाबले वाले अंदाज में पूछा। कोशिश मत करो, तुम बस डिप्रेस्ड हो जाओगे, निक ने अपनी किताब से नजर हटाए बिना कहा। इसका क्या मतलब है? लड़की ने गुस्से से पूछा। निक ने आह भरी और किताब बंद करने से पहले उसमें अपनी जगह मार्क करने के लिए एक कागज की पर्ची रख दी।
मुझसे अपनी तुलना करने की कोशिश मत करो, मेरी रफ्तार, मेरी आदतों की बराबरी करने की कोशिश मत करो। मैं तुम नहीं हो और तुम मैं नहीं हो। कुछ और करने की कोशिश करने से तुम सिर्फ डिप्रेस्ड हो जाओगी और सोचोगी कि तुम काफी क्यों नहीं हो, यह इसके लायक नहीं है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए ईमानदारी से कहा। वह किताबों से जानता था कि हरमाइन कितनी कॉम्पिटिटिव है, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसमें उससे कहीं ज्यादा ड्राइव और टैलेंट है, वह बस उसके बराबर नहीं आ पाएगी। लड़की इस बात से हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि वह इतनी समझदार थी कि उसे एहसास हो गया था कि निक ने तुरंत उसके इरादे समझ लिए थे। तुम्हें और विनम्र होना सीखना चाहिए, उसने कहा। वह बातचीत में आगे आए बिना जाने से खुश नहीं थी। निक बस उदास होकर मुस्कुराया। समय मेरी बातों को सही साबित करेगा, तुम देख लेना, उसने लड़की को कॉमन रूम में छोड़ने से पहले कहा और बड़े हॉल की ओर चला गया। शायद दिन शुरू करने का यह सबसे अच्छा तरीका नहीं था, लेकिन लड़की ने खुद ही यह सब किया था। निक को कोई शक नहीं था कि एक बार जब उसे पता चल जाएगा कि वह नॉर्मल तरीके से कब उठता है, तो वह उसके सोने के शेड्यूल को कॉपी करने की कोशिश करेगी। लेकिन ये तो उसकी प्रॉब्लम की शुरुआत ही होगी, क्योंकि अगर वह उसके हर एक्शन को कॉपी भी कर लेती, तो भी उसके अपने टैलेंट की वजह से उसके लिए काम उससे ज्यादा आसान हो जाते। वह उसके बराबर तभी आ सकती थी जब वह जानबूझकर किसी तरह रुक जाए, जो उसने करने से मना कर दिया था। ब्रेकफास्ट में बस एक कटोरी ओट्स और केले के साथ एक गिलास संतरे का जूस था। दिन की पहली क्लास मैजिक की हिस्ट्री की थी और निक को इससे बहुत नफरत थी। प्रोफेसर बिन्स एक भूत थे और पूरी क्लास में बस यही एक दिलचस्प बात थी। भूत ऐसे बोलता था जैसे कोई टेक्स्ट बुक से उम्मीद करता है कि अगर वह बोल सकती हो तो आवाज आएगी, और इस वजह से उसे गंभीरता से सुनना बहुत मुश्किल था। निक को हैरानी हुई कि क्या क्लास जानबूझकर सुबह जल्दी लगाई गई थी ताकि स्टूडेंट्स सुना जाएं। निक की राय में इससे भी बुरी बात यह थी कि स्टूडेंट्स ने असल में कुछ भी जरूरी नहीं सीखा, बस लगभग आधी सदी पहले हुए गोबलिन युद्धों के बारे में कुछ बेकार की जानकारी सीखी। अगर किताबों की माने तो इतने सालों में भी यह बेहतर नहीं हुआ है। निक ने डर के मारे सोचा, क्योंकि भूत किसी पहले मेजर ग्रिमिक्लॉ के बारे में लगातार बड़बड़ा रहा था जिसने एक महल पर कब्जा कर लिया था, और बस यही एक जरूरी काम था जो उस भूत ने कभी किया था। निक ने मन ही मन इस क्लास को छोड़ दिया और तय किया कि वह अपना समय बर्बाद करने के बजाय दूसरी ज्यादा काम की चीजों पर अपना ध्यान लगाएगा, क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट से सवाल भी नहीं किए। निक को शक था कि अगर वह क्लास के दौरान दूसरी चीजें पढ़ेगा तो भूत को पता भी चलेगा या नहीं। आखिरकार मैजिक की हिस्ट्री की क्लास खत्म हुई और हरमाइन समेत क्लास के हर स्टूडेंट में नई जान आ गई, क्योंकि वे दिन के चार्म्स लेसन के पहले हिस्से में चले गए। हैरी और निक क्लास के रास्ते में ट्रेसी और डैफ्ने से मिले, क्योंकि उनके पहले पीरियड में मैजिक की हिस्ट्री के बजाय मगल स्टडीज थी। किचन ठीक वही था जहां तुमने कहा था, ट्रेसी ने एक्साइटमेंट में कहा जब वह काफी पास पहुंची। निक ने ऐसे दिखाया जैसे उसे बुरा लगा हो। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हुआ? मुझे बहुत दुख हुआ, उसने ड्रामेबाजी में कहा, जिससे दोनों लड़कियां और हैरी हंस पड़े। मजाक छोड़ो, कुकी चाहिए? निक ने मुस्कुराते हुए पूछा, जब लालच से उसके हाथ में 3 चॉकलेट चिप कुकीज आ गईं। मुझे बहुत जलन हो रही है, मुझे भी एक कुकी स्टैश रिंग चाहिए, ट्रेसी ने जलन से कहा, जब उसने निक के हाथ से एक कुकी ली। बाकी दो ने भी एक एक कुकी ले ली, जबकि निक बस जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। तुम्हें जलन होनी चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि यह रिंग पाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी? महीनों की मेहनत, निक ने शिकायत की। सबसे बुरी बात यह है कि एक और रिंग पाने में मुझे अभी भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, उसने अफसोस के साथ कहा। तुम्हें पता है, अगर तुम प्योर ब्लडेड होते तो ग्रिंगोट्स में एक ही टेस्ट से अमीर बन सकते थे और ऐसे ही बहुत सारी अंगूठियां पा सकते थे, बस कह रही थी। डैफ्ने ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। निक ने आह भरी, क्या तुम अभी भी उसी बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था कि इसमें कोई मजा नहीं है। चैलेंज कहाँ है? इससे बस मालफॉय और बाकी बेवकूफ कट्टर लोगों को अच्छा दिखाया जा सकेगा, ये बिल्कुल भी इसके लायक नहीं है, उसने ईमानदारी से कहा। तुम्हें पता है, तुमने अभी अभी जादूगरों की दुनिया के 70% लोगों की बेइज्जती की है ना? ट्रेसी ने हंसते हुए पूछा। अगर वे मुझे परेशान करना चाहते हैं तो उन्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई आसान इंसान नहीं हूँ, है ना? निक ने 70 के दशक के गैंगस्टर एक्सेंट की नकल करते हुए कहा। हैरी एक्सेंट पर हंसा और लड़कियां खिलखिलाईं। मेरे अच्छे दोस्त हैरी का तो कहना ही क्या, अगर वे मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उनके कान चबा लूंगा। निक ने बड़ी सी मुस्कान के साथ हैरी के कंधे पर हाथ रखा। लड़कियां जोर से हंसते हंसते लाल हो रही थी, जबकि हैरी शर्मिंदा लग रहा था।
वे उसके तुरंत बाद चार्ल्स क्लासरूम पहुंच गए और फ्लिटविक बस मुस्कुराया जब उसने दो अलग अलग घरों के ग्रुप को आपस में मिलते जुलते देखा। चार्ल्स क्लासरूम एक बड़ा कमरा था जिसमें कमरे के दोनों तरफ डेस्क की दो लाइनें थीं और किताबों का ढेर था, जिस पर फ्लिटविक एक आम आदमी के बराबर लेवल पर खड़ा होता था। आमतौर पर दोनों घर आपस में मिलते जुलते नहीं थे और कमरे के एक एक तरफ बैठते थे, लेकिन निक का ग्रुप ग्रिफिंडोर की तरफ बैठता था। हैरी और निक लड़कियों की उल्टी तरफ बैठते थे ताकि वे एक तरह से बफर का काम करें। दोनों घरों से उन्हें काफी बुरी नजरें मिली, लेकिन निक उन्हें नजरअंदाज करने को तैयार था। क्लास लगने के बाद फ्लिटविक बोला, चार्ल्स क्लास में आपका स्वागत है, जहां आप जिंक्स, हैक्स और इनके बीच की हर चीज सीखेंगे। आज जैसे कि हम लाइट कास्टिंग स्पेल से बहुत आसान तरीके से शुरू करेंगे, मिस्टर आयरन, क्या आप एक डेमोन्स्ट्रेशन देंगे? उसने निक को मुस्कुराते हुए पूछा। क्या आप बेसिक वर्जन चाहते हैं या स्पेल में मेरा अपना ट्विस्ट? निक ने बिना किसी परेशानी के पूछा। दोनों क्यों नहीं, मैं बहुत क्यूरियस हूं कि आप हमें क्या दिखाएंगे, फ्लिटविक ने दिलचस्पी से कहा। निक अपनी डेस्क से उठकर कमरे के बीच में खड़ा हो गया और अपनी छड़ी घुमाई, लूमस, और उसकी छड़ी की नोक पर एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई दी। ये नॉर्मल वर्जन था, उसने लापरवाही से कहा और फिर अपनी छड़ी को ऊपर उठाकर घड़ी की दिशा में घुमाया, लूमस MILLEJECT। उसकी छड़ी से हजारों छोटी चमकदार रोशनियां हवा में उठी और नकली तारों की तरह ऊपर मंडरा गईं। फ्लिटविक समेत हर कोई उस खूबसूरत नजारे को देखकर हैरान रह गया। निक ने अपनी छड़ी नीचे की ओर घुमाई और उसे घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया, नॉक्स SENIUM, और रोशनियां एक एक करके मरते हुए तारों की तरह एक बहुत ही खूबसूरत नजारे में फीकी पड़ने लगी। मैं इसे स्टारलाइट डिज कॉम्बो कहता हूँ, निक ने मुस्कुराते हुए कहा। सितारों का आखिरी गाना, सच में एक सही नाम। लुमोस चार्म के शानदार इस्तेमाल के लिए ग्रिफिंडोर को 10 पॉइंट्स, फ्लिटविक ने खुशी से कहा। जैसा कि मिस्टर आयरन ने दिखाया है, सबसे आसान स्पेल भी जबरदस्त नतीजे दे सकता है। आप सब अपनी किताबों में बताए गए लुमोस स्पेल की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं और याद रखें कि वैन मूवमेंट जरूरी है। उसने बोलना खत्म किया और किताबों के ढेर से कूदकर निक के पास गया जो अभी भी कमरे के बीच में था। निक के पास पहुंचते ही फ्लिटविक ने अपनी छड़ी लहराई, जिससे उनके आसपास एक साइलेंसिंग चार्म बन गया ताकि उनकी बातचीत अलग थलग हो जाए। यह जरूरी नहीं था, लेकिन बात करते समय बार बार लुमोस शब्द सुनना साफ तौर पर ध्यान भटकाने वाला होता है। मंत्र के लिए आपके शब्दों का चुनाव काफी सही था, है ना? मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नतीजे खुद ही सब कुछ बता रहे थे, लेकिन इससे मेरी जिज्ञासा जरूर बढ़ गई है, फ्लिटविक ने मुस्कुराते हुए कहा। निक मुस्कुराया। मुझे पता चल गया है कि मंत्र के पीछे का इरादा भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसके शब्द। मैं सितारों को फिर से बनाना चाहता था, इसलिए मैंने उस इमेज को अपने दिमाग में रखा और मंत्र से जो करवाना चाहता था उसके लिए सबसे अच्छे शब्द ढूंढे। तो स्पेल का इंग्लिश ट्रांसलेशन असल में 1000 लाइटें फेंकना था, जबकि काउंटर स्पेल नॉक्स में बदलाव ने इसे असल में धुंधली होती रात में बदल दिया, जिससे वह तमाशा बन गया जो आपने पहले देखा था। मुझे हैरानी है कि क्या मेरा कोई क्लासमेट दूसरे जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए मेरा स्पेल कॉपी करने की कोशिश करेगा, निक ने हंसते हुए कहा। फ्लिटविक भी हंसा। मुझे यकीन है कि यह आखिरकार जरूर होगा। हालांकि आप सही कह रहे हैं कि मैजिक के पीछे का मकसद जरूरी है, हालांकि आप इसे कम आंक रहे हैं, उसने मदद करते हुए कहा। निक ये सुनकर हैरान रह गया और गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि अगर फ्लिटविक जैसे चार्म मास्टर ने ऐसा कहा है तो ये सच होना चाहिए। तो अब अगर ज्यादा परेशानी न हो तो क्या मैं आपसे एक्स्ट्रा 10 पॉइंट्स के लिए अपने साथी स्टूडेंट्स की स्पेल में मदद करने के लिए कह सकता हूँ, फ्लिटविक ने मुस्कुराते हुए पूछा। निक ने कंधे उचकाए। यह मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लीथेरिन हाउस के सदस्यों को एक मगलबॉर्न से सीख मिलने पर थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, निक ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। फ्लिटविक ने निराशा में आह भरी और सिर हिलाया। तुम उस खून की शुद्धता वाली बकवास की बात कर रहे हो। सच कहूं तो यह एक ऐसी सोच है जो बार बार गलत साबित हुई है, फिर भी ये लोग बेवकूफी से इससे चिपके हुए हैं। ये काफी गुस्सा दिलाने वाली बात है, छोटे कद के आदमी ने परेशान होकर कहा। आखिरकार यही तो पागलपन है, एक ही काम बार बार करना और अलग नतीजे की उम्मीद करना, निक ने कंधे उचकाते हुए कहा। बिल्कुल, अच्छा, इसे करना ही होगा। इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट आखिर खुद नहीं सीखेंगे। फ्लिटविक ने बिना कुछ कहे अकेलेपन का जादू खत्म करते हुए तुरंत अपने नॉर्मल खुशमिजाज स्वभाव में वापस आकर कहा। जब प्रोफेसर क्लास को ठीक से देखने के लिए अपनी किताबों के ढेर की तरफ वापस जाने लगे तो निक तुरंत नहीं हिला।
उसने देखा कि क्लास के ज्यादातर बच्चों को अपनी छड़ी जलाने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी, बस जादू धीमा या ठीक से काम नहीं कर रहा था। रॉन और नेविल जैसे कुछ लोग छड़ी घुमाने में गलतियां करते रहे, लेकिन सीमस फिनिगन एक परेशानी था क्योंकि उसने रोशनी के बजाय किसी तरह कागज की एक शीट में आग लगा दी थी। चलो उसी से शुरू करते हैं, निक ने उस लड़के की तरफ जाने से पहले तय किया। अरे दोस्त, क्या मैं तुमसे एक बार और कोशिश करने के लिए कह सकता हूँ ताकि मैं देख सकूं कि क्या मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ? निक ने दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा। सीमस ने सिर हिलाया और दूसरी बार मंत्र आजमाने पर भी पहले जैसे ही नतीजे मिले। तुम्हारी छड़ी की हरकत गलत है, देखो, निक ने कहा और सीमस को सही छड़ी की हरकत दिखाई लेकिन धीरे कर दिया। लड़के ने ध्यान से ध्यान दिया और जब निक ने तीसरी बार दिखाना खत्म किया तो उससे इसे आजमाने के लिए कहा गया। इस बार कोई लौ नहीं बनी लेकिन जो रोशनी दिखी वह टिमटिमा रही थी और अस्थिर थी। लूमस, निक ने सीमस के सामने जादू किया। इस जादू को ध्यान से देखो, इसका रूप और इसकी परछाई याद करो और जब ये तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए तो फिर से कोशिश करो। निक ने सुझाव दिया और लड़के के साथ साथ कुछ और लोग जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फ्लिटविक इतना मुस्कुरा रहा था कि कोई सोच सकता था कि निक के निर्देशों के तहत अपने छात्रों की प्रगति देखकर उसका चेहरा फट जाएगा। कक्षा में संघर्ष कर रहे कई लोग उसके निर्देशों का पालन कर रहे थे और तुरंत परिणाम दिखा रहे थे। फ्लिटविक ने यह भी देखा कि स्लीथेरिन के कुछ सदस्य निक के शब्दों और कामों पर ध्यान दे रहे थे। नेचुरल लीडर एल्बस का उससे सावधान रहना सही है। अगर वह चाहे तो आसानी से अगला डार्क लॉर्ड बन सकता है, करिश्मा के मामले में भी ग्रिंडेलवाल्ड के बराबर। टीचर ने गंभीरता से सोचा। हालांकि वह एक अच्छा लड़का लगता है, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह उन दोनों जैसा नहीं होगा, उसने शांति से सोचा। जब सीमस लगभग स्पेल के लिए तैयार हो गया तो निक फिर से कमरे के बीच में चला गया ताकि पूरी क्लास में किसी को मदद की जरूरत हो तो उसे देख सके। नेविल को स्पेल में परेशानी हो रही थी, भले ही उसने निक की बात पर ध्यान दिया था,